Hello, students. My name is Muhammad Rahmat Raza. I'm pursuing my law from Aligarh Muslim University, and I had qualified AME BLLB entrance with All India rank 16 with totally self preparation. Okay. खैर ये मुद्दे की बात नहीं है। मुद्दे की बात ये है कि हम जो है एमई बीएलएलबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज करते हुए और एंटिसिपेट करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या पूछा जा सकता है। और एक पहली बात और दूसरी बात ये कि हमारा रिवाइज भी हो जाएगा। ओके। बेसिकली एक रिवीजन पर्पज से है कि हम पीवाईक्यू से किस तरह से रिवाइज करते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 61 ये कहता है कि इंडिया का रैंक क्या था 2018 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ओके। इसका राइट आंसर 130 है, लेकिन मैं पहले यहाँ से आपको बता दूं कि ह्यूमन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो यूएनडीपी जारी करती है, इशू करती है। ओके। यूएनडीपी क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक बॉडी है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में 193 मेंबर कंट्रीज हैं। उस मेंबर कंट्रीज के लोगों का कितना ह्यूमन डेवलप होता, मतलब लोगों का डेवलपमेंट कितना हुआ है, वो असेस करती है बॉडी। ओके। यूएनडीपी करती है ना। यूएनडीपी जो है वो एसडीजी पे गोल पे काम करती है, इनकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि 17 है। खैर, तो ये यूएनडीपी जो है किस किस को बेस मान के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इशू करती है या फिर ये असेस करती है? एक पहला लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एजुकेशन है, पर कैपिटा इनकम है। ठीक है, किसी भी कंट्रीज का। ओके। तो खैर, तो ये 2018 का था। अब 2025 में जो है वो इंडिया की जो रैंकिंग है वो 130th है, और 2024 में 134th है। ये एटलीस्ट याद रखना चाहिए। ओके। और 23 और 24 होगा ये। ये 134 है सेम। ओके। ये 2023-24 का है 134। ओके। और 21-22 का 132, 20 का 131 और 19 का है 130। यूजुअली आपको ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो टॉप कंट्रीज हैं उसकी बात कर लेते हैं। ये है आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। ये 3 कंट्रीज का टॉप है 2025। ठीक है। अच्छा, जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो एंटिसिपेट करके हमको ये भी पता लगना है कि जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट जो है, ठीक है, इससे भी सवाल पूछती है। तो मैं आपको बता दूं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट कौन इश्यू करती है। सबसे पहले कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एयरवेज ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन नाम से। ठीक है, इससे डेटा लेती है। ठीक है। ये फिर ये क्या करती है, इशू करती है किसी भी कंट्रीज का कि एक कंट्रीज के सिटीजन दूसरे कंट्रीज में बिना वीजा के, मतलब कितने सारे कंट्रीज में जा सकते हैं बिना वीजा के। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया है। इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं वो अदर कंट्रीज में बिना वीजा के कितने ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे जा सकते हैं? तो हमारा तो 56 है अभी। खैर, आते हैं 2025 के हिसाब से इंडिया का रैंकिंग है 77th है, जो कि 57 कंट्रीज तक बिना वीजा के जा सकते हैं। सॉरी, टू 2025 में रैंकिंग है हमारी 85th। ठीक है। 2024 में उसी तरह 80th रैंकिंग थी। ओके। ये जिसको ये याद रहना चाहिए, 2026 का एटलीस्ट आपको याद रहना चाहिए। ओके। और ये 56 कंट्रीज तक डेस्टिनेशन है हमारा, बिना वीजा के हम जा सकते हैं। ओके। अच्छा, इसमें भी टॉप कंट्रीज होगा, जाहिर सी बात है। टॉप कंट्रीज का जायजा आपको हमेशा याद रखना कि सिंगापुर हमेशा टॉप पे ही रहती है। सिंगापुर 2025 में भी टॉप पे थी और 26 में भी टॉप पे है। ठीक है। और सेकंड में जापान। ओके। अच्छा, इंडिया की रैंकिंग मैं आपको बता चुका। ओके। अगर थर्ड रैंकिंग की अगर बात करें इसमें भी, तो थर्ड में आपका साउथ, क्या कहते हैं, साउथ कोरिया आ जाता है, यूएई आ जाता है। उतना रिलेवेंट नहीं, फर्स्ट और सेकंड आप याद रखेंगे। ओके। इसी तरह आते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। अब क्या रह गया हमारे पास? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। अभी ये मैं ये सारी चीज़ें डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना बता सकता हूँ कि रैंकिंग क्या है, बस इतना ही, क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे। तो 2025 की जो है रैंकिंग वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में वो है 116 आउट ऑफ 147। 24 में है 118 आउट ऑफ 147, और 23 में थी 118/6। ठीक है, इम्प्रूव हुआ है बेसिकली अगर देखा जाए तो। ओके।
टॉप कंट्रीज वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, जाहिर सी बात है जितने भी नॉर्डिक कंट्रीज होते हैं ना वो सब रहते हैं। जैसे आपका हो गया फिनलैंड, आइसलैंड, उसके बाद डेनमार्क, ये तीन कंट्रीज टॉप में है। ओके, इतना याद रखना। थोड़ी तबीयत खराब है मेरी, तो हो सकता है कि आपको बीच बीच में दिक्कत हो साउंड में, तो उसके लिए माजरत। क्वेश्चन नंबर 62 पे, इंडिया बोरोड द आइडिया ऑफ डीपीएसपी स्टेट पॉलिसी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो इंडियन ओरिजिन नहीं है, बल्कि हमने दूसरे कंट्रीज से अडॉप्ट किया है, यानी कि बोरो किया है। मीन्स कि अगर अच्छा लगा, अलग अलग दुनिया के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रसिया, ओके, साउथ अफ्रीका और different। तो ये एक टॉपिक अच्छा रहता है कि बोरोइंग कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से जो कॉन्सेप्ट है अदर कंट्री से बोरो किए गए हैं। जब भी आप इस क्वेश्चन को देखें तो मनोहर पांडे में दिया हुआ होगा कि कौन से मनोहर अदर कंट्री से बोरो किए। चलिए आइए देखते हैं। तो इसका आंसर तो आयरलैंड है। अब हमने जर्मनी से क्या लिया है, ये है, एक साउथ अफ्रीका से क्या लिया है और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, तीन चीजें हैं। तो आते हैं साउथ अफ्रीका से हमने लिया है, वो हमें पता है कि हमने लिया है आर्टिकल 368 का जो प्रोसीजर है, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर है, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे करोगे, सुधार कैसे करोगे, तो वो अमेंडमेंट का प्रोसीजर दिया हमने, और हमारे इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में है वो। ओके, तो ये चीज दिया। और राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन किस तरह होगा, राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन किस तरह होगा, वो हमने, वो भी लिया हमने किससे, साउथ अफ्रीका से लिया है। ओके, अब जर्मनी से क्या लिया है, हमने जर्मनी से लिया सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। यानी कि आपको पता है कि फंडामेंटल राइट जो है, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट थर्ड में है, पार्ट थर्ड में है, उसको इमरजेंसी के दौरान हम क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और, जब इसको आप रिवाइज कर रहे हो तो एक याद आना चाहिए कि वो कौन सा आर्टिकल है जो जब भी इमरजेंसी लगता है तो वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। ओके, ये मैं लिख देता हूँ, ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये बात याद आनी चाहिए। सस्पेंशन की जब बात आएगी तो आपको एक बात और आनी चाहिए, कौन सा आर्टिकल बिना कुछ कहे, मतलब ऑटोमेटिकली, जैसे जैसे इमरजेंसी प्रोक्लेम हुआ अंडर आर्टिकल 352 और 350, अंडर आर्टिकल, सॉरी, एक्सक्लूसिवली अंडर आर्टिकल 352, तो अब वो क्या हो जाएगा, आर्टिकल 19 जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लेकिन एक क्वेश्चन और है यहाँ पे कि कौन सा आर्टिकल सस्पेंड नहीं कर सकते, कौन सा आर्टिकल सस्पेंड आप नहीं कर सकते, तो उसका आंसर है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 को इमरजेंसी के दौरान भी क्या सस्पेंड नहीं किया जाता, ये क्या रहेगा, क्योंकि आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है। ठीक है, ये इतना याद है। ओके, और ऑस्ट्रेलिया से हमने दिया है कॉन्करेंट लिस्ट। जब कॉन्करेंट लिस्ट आप के पास आए तो कॉन्करेंट लिस्ट याद आना चाहिए कौन से शेड्यूल में मेंशन है लिस्ट के बारे में, ये शेड्यूल 7 पे मेंशन है। जब शेड्यूल 7 से याद करेंगे तो थोड़ा 8 भी याद कर लीजिएगा। 8 में क्या है, 8 में लैंग्वेज के बारे में, कितना लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेजेस है। ठीक, इतनी चीज़ें आपको रिवाइज करनी है। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स जो है हमने बेसिकली कहाँ से लिया है, वो बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएसए से इंस्पायर्ड है। और उससे भी पहले अगर हम एंशियंट की बात करें, क्या एंशियंट में कोई ऐसा सोर्स मिलता है जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के ट्रेसेस मौजूद हो, तो हाँ, magna कार्टा है 1215 में इसको ये किया गया, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ओके, ये डेट पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल फीचर आपको उम्मीद करता हूँ पता होगा। ओके, फेडरल फीचर में क्या होता है कि एक विद इन द कंट्री एक पावर जो है स्टेट के पास भी है और सेंट्रल के पास है। जो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ना, इसको हम फेडरल बोलते हैं। ये बेसिकली ब्रिटिश यूके से ही लिया गया फेडरल स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है। अगर इसको बोरो करने की बात करें तो जाहिर सी बात है, यूके ने हम पे राज किया तो हमने यूके, वहीं से ये सोर्स मिलता है हमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 63 आप पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, सॉरी 63 था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स
बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर स्टेट और सेंटर, ये एक आपका देश है, ये आपको पता है कि अगर सेंटर है और अलग अलग क्या है स्टेट्स भी है। विद इन दिस कंट्री देर आर 28 स्टेट्स, ओके। तो ये जो सेंटर का रूल है ये पूरा पूरे देश में लागू होता है, लेकिन स्टेट का जो है, स्टेट अगर वो कानून बनाती है तो वो कहाँ तक होता है, उस स्टेट तक ही सीमित रहता है, ठीक है। तो ये जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, आप इसके 7th में देख लोगे कि लिस्ट में मेंशन किया हुआ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। उसमें सब्जेक्ट्स बता रखे हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स में किस किस को पावर है कि वो रूल बना सके, ओके। अच्छा, अब ये ऑप्शन नंबर सी थोड़ा देख लेते हैं। वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर विद द सेंटर, ये सवाल कई बार इस तरह पूछता है कि रेसिड्यूरी पावर लाइज विद, तो आपका ये आंसर है सेंटर, यानी कि वो पावर जिसके बारे में डिफाइन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो पावर एक्सरसाइज कौन करेगा किसी मैटर को लेके, किसी मुद्दे को लेके, तो ऑटोमेटिकली वो किसके पास रहेगा, वो सेंटर के पास रहेगा, ओके। अच्छा, एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी बहुत जरूरी है। ये क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर जो है उसका एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना सेपरेशन ऑफ पावर को क्या करता है, जस्टिफाई करता है, ठीक है। जुडिशरी के बारे में जब भी बात आएगी तो आपको पता है कि यूनियन जुडिशरी की जब भी बात करेंगे तो आर्टिकल 124 ऑनवर्ड से शुरू होता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओके। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए कहता है रिटर्न एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अब पूछा जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है एंड फ्लेक्सिबल है। ये रिजिड एंड फ्लेक्सिबल क्या है, तो बहुत सख्त, आसान अल्फाज में कहना बहुत सख्त भी है, और क्या फ्लेक्सिबल बहुत लचीला भी है ना, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं। और एक पूछा जाता है कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, वो इंटरेस्टिंग बात मैं आपको और बता दूं, जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न नहीं है, वो रिटर्न नहीं है, ओके। ये भी बात याद रखिएगा आप, ओके। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स क्या है, रिजिड है और फ्लेक्सिबल है, और बहुत सबसे दुनिया का सबसे बड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया का ही है, ओके। जब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात हो ही रही है तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि शुरुआत में जब यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का ले लिया, उसके बाद जो है टोटल फिनिश जब हुआ 26 नवंबर 1949, आप लोगों सब किसी को पता है। यहाँ से एक सवाल पूछता है कि इस दिन को हम लोग क्या मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में बनाते हैं, ओके। ये 26 नवंबर 1949 और थर्ड सॉरी 26 जनवरी 1950, ये दोनों डेट से कंफ्यूजिंग सवाल पूछता है। इसमें दो वर्ड आपको याद रखने होते हैं, एक है इनैक्ट एंड अडॉप्ट। आप जब प्रियम्बल को पढ़ेंगे ध्यान से तो यहाँ पे लास्ट में आपको एक लाइन मिलेगा, दिस 26 नवंबर डे ऑफ 1949 we do hereby we adopt and enact this constitution to ourselves। ये adopt और enact ये दो वर्ड आता है ना, तो इस दिन एनफोर्स नहीं किया गया था, बस हमने एकम्प्लिश कर लिया था, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बनाने का टास्क था उसे हमने होमवर्क कंप्लीट कर लिया था, इतनी बात आती है, आप रख सकते हैं। तो ये वर्ड है, लेकिन ये जो है ना इन्फोर्समेंट डेट है, इन्फोर्स ये वर्ड भी याद रखिएगा, इन्फोर्स किया गया था स्टेट को, है ना, इस दिन को क्या केम इनटू फोर्स, लागू किया गया था, ओके, याद रखिएगा। अच्छा, जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उस वक्त ये 8 शेड्यूल थे हमारे पास, 22 पार्ट्स थे और 395 आर्टिकल थे। अब कितने हो गए, अब हो गए 12, यानी कि 4 ऐड हो गए हैं, ठीक है। और अब है 25 पार्ट्स हमारे, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हो गया, पंचायत पंचायती बॉडीज, म्यूनसिपैलिटी बॉडीज, ये क्या है बात लेटर ऑन ज्वाइन किया गया, तो तीन तो ऐसे हो गए ना, 22 और 25। और 395 अभी कितना है, 448, 449 था, लेकिन आर्टिकल 370 तो रिमूव हो गया, तो 448। आते हैं क्वेश्चन नंबर 64, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत कई मतबा पूछा जाता है, तो ये पता है सबको कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, इसमें क्या होता है कि आर्टिकल 32 में ये पावर दिया गया फंडामेंटल राइट में। इसके इसके थ्रू से कोई कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एक मखसूस आदमी क्या कर सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है अगर उसके फंडामेंटल राइट्स क्या हो गए हों, वायलेट हो गए हों, तो ठीक है, ये यहाँ जा सकता है आर्टिकल, इसी को क्या बोलते हैं, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। अच्छा, एट द सेम टाइम हम और एक बात को रिवाइज करेंगे, आर्टिकल 32 के अंदर में क्या कितने 5 रिट्स है, आई थिंक आपको पता होगा, सर्स्योरी है, मांडमस है, को वारंटो है, उसके बाद प्रोहिबिशन है, ओके। पांच का नाम ले लिया मैं ना, अच्छा लिख देता हूँ, ओके। सर्स्योरी है, अच्छा हेबियस कॉर्पस का ही लेना भूल के बताओ, हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस, यू मे हैव द बॉडी सर्स्योरी सर्टिफाई दैट
प्रोहिबिशन है, उसके बाद क्वो वारंटो है। कितने हो गए? चार। और एक कौन सा रह गया? हेबियस कॉर्पस, सस्पेंशन, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो एंड प्रोहिबिशन। ठीक है, क्वो वारंटो पांच है ना? एक कौन सा रह गया भाई? या लो, अब याद ही नहीं आ रहा मुझे। चलो खैर देखते हैं। हेबियस कॉर्पस, सस्योरिटी, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो, प्रोहिबिशन करना, मांडमस। ये बताओ, अभी याद आ रहा है मांडमस। ये अथॉरिटी को इश्यू किया जाता है। को वारंटो जब भी कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट पोस्ट पे कोई बैठ जाता है, उसको बेसिकली क्वेश्चनिंग करते हुए पूछा जाता है कि कौन से अथॉरिटी के बिना पे आप इस पोस्ट पे बैठे। प्रोहिबिशन किसी ये प्रिवेंटिव नेचर का है, यानी कि किसी चीज़ को बचाने के पास, यानी कोई चीज़ को करने वाला है तो उसको पहले ही प्रोहिबिशन लगाता है। सर्शियोरी में इसमें क्या होता है कि जब भी कोई निचली अदालत, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट अगर इशू कर देती है, यानी कि हाई कोर्ट के नीचे जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उन्होंने क्या किया है, अपने जुरिडिक्शन से बाहर जाते हुए किसी मैटर को एंटरटेन किया है जिसमें उसका पावर नहीं है, तो वो अपर कोर्ट क्या करेगी? सर्शियरी इशू करेगी। हेबियस कॉर्पस जो है, हेबियस कॉर्पस जब भी याद करें आप तो उसके में एडीएम जबलपुर केस आपको जाना चाहिए, याद आना चाहिए। जबलपुर के जबलपुर केस, इसको हम लोग फेमसली हेबियस कॉर्पस केस के नाम से जानते हैं। ओके, इसमें क्या होता है? यू मे हैव द बॉडी। नॉर्मली रूल ये है कि फंडामेंटल राइट है किसी इंसान का कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया जाता है उसको विद इन द 24 आवर, 24 घंटे के अंदर अंदर क्या करना पड़ता है कि आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है, एक्सक्लूडिंग द ट्रेवलिंग टाइम, है ना? ठीक, अगर आप नहीं करते हैं तो क्या कर, वो कोर्ट जाएगा, उसके बिहाफ पे कोई बनता है हेबियस कॉर्पस। अगर क्या करते हैं, उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो हेबियस कॉर्पस इशू करेगी कोर्ट। और हेबियस कॉर्पस का मतलब ही होता है यू मे हैव द बॉडी। ओके, तो वो क्या करेगी? कोर्ट ये कहेगी अथॉरिटी से कि आपके पास बॉडी है, मेरे सामने प्रेजेंट कीजिए। ओके, चलिए इतनी बातें आपको याद आ जानी चाहिए। परफेक्ट। तो आर्टिकल 32 ये बात हो गई। अब बात करते हैं हाई कोर्ट की, कि फंडामेंटल राइट आपका जब भी वायलेट होगा तो आप क्या कर सकते हैं? या तो आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे या तो हाई कोर्ट पहुंचेंगे। सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, आपको बता दिया 5 मिनट्स, और वही सेम 5 मिनट्स किसके पास भी? हाई कोर्ट के पास। लेकिन फंडामेंटल राइट्स को एंटरटेन करने के मामले में हाई कोर्ट के पास थोड़ा सा ज्यादा पावर है। ये पूछ लेता है कि सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर है इनके पास, क्यों? क्योंकि एक तो फंडामेंटल राइट्स में भी इश्यू कर सकते हैं रिट, पांच जो रिट है ये फंडामेंटल राइट में कर सकते, और अदर लीगल लीगल राइट के रिगार्डिंग भी ये इश्यू कर सकती है। तो रिट के मामले में हाई कोर्ट का पावर जो है थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। ठीक है, क्यों ज्यादा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट का वायलेट होगा तभी 5 रिट्स में से किसी एक जो अप्रोप्रिएट है उसका उसको यूटिलाइज करेगी। अदरवाइज जो हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट पे भी कर सकती है और लीगल राइट पे भी कर सकती है। इतनी बातों का आप ख्याल रखेंगे। ओके, अच्छा, तो ये आर्टिकल 32 के अंदर है। हाई कोर्ट के ये आर्टिकल याद कर लीजिएगा। हाई कोर्ट में जो है आप आर्टिकल 226 के अंदर के तहत जा सकते हैं, आपका फंडामेंटल राइट जब वायलेट होगा। ठीक है, ये आर्टिकल भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, आते हैं आपके वापस सवाल में। ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज हो गया, इसको भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विदाउट विच कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्साइंस, है ना, कैन नॉट बी इमेजिन, ऐसे कह सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का इमेजिन नहीं कर सकते। सॉरी फॉर दैट, मुझे सर्दी हो गई है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपको पता है आर्टिकल 25 से 28 तक है। राइट टू प्रॉपर्टी, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आपको जब भी ये वर्ड देखे आपको याद आना चाहिए कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है पहले क्या हुआ करता था? फंडामेंटल राइट हुआ करता था अंडर आर्टिकल 19, लेकिन इसको क्या कर दिया? इसको रिमूव करके अभी जो है आर्टिकल 300 ए में है। अच्छा, तो यहाँ सवाल पूछता है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमने इसको रिमूव करके आर्टिकल 300 ए में पुश करके रख दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि एक जनरल आर्टिकल है। ये ए डिनोट करता है कि इसे बाद में जोड़ा गया। ठीक है, अच्छा, ये है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। आपको पता है कि उससे पहले 42nd हुआ था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और ये 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है मोरारजी देसाई जी तब के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उसके टाइम में हुआ था। ठीक, और राइट टू इक्वालिटी के बारे में आपको पता है आर्टिकल 14 बात करता है। आर्टिकल 14 को रूल ऑफ लॉ भी
हम इसी को करते हैं रूल ऑफ लॉ। अगर पूछ ले कि रूल ऑफ लॉ कौन कौन से आर्टिकल में है, या फिर रूल ऑफ लॉ क्या है, अल्टीमेटली राइट टू इक्वालिटी को ही प्रमोट करता है ना, इसी का एक एलिमेंट है, इंग्रेडिएंट है। तो आर्टिकल 14, ये दो बातें, इतनी बातें आपको जब क्वेश्चन नंबर 64 रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, तो इतनी बातें आपको जहन से क्या कहते हैं गुजारनी है। ओके, ओके फाइन, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में बात करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटेलिजेंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीआईएल, पीआईएल आप सुनते होंगे। पीआईएल का कॉन्सेप्ट पहले हमारे देश में नहीं था, ये 1879 और 1889 के आई थिंक आसपास शुरू किया गया। ठीक है, तो आते हैं, ये बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स से एडॉप्ट किया गया प्रिंसिपल है। जिस तरह बोलते हैं अभी ऊपर हमारे पास एक क्वेश्चन आया था कि हमने जो है डीपीएसपी कहाँ से बोरो किया है। ओके, आते हैं इस पे। यूनाइटेड स्टेट्स, सॉरी, यूनाइटेड स्टेट्स से यहाँ से क्या कहते हैं एडॉप्ट किया हमने। तो जस्टिस पीएन भगवती, पीआईएल का ओरिजिनेटर जो माना जाता है, पीएन भगवती साहब को माना जाता है कि पीआईएल का जो प्रोपाउंडर है ये पीएन भगवती है। हालांकि एचआर खन्ना साहब को भी माना जाता है ना, क्योंकि ये दोनों ने एक केस हुआ था आपका बिहार में, हुसैनारा खातून वर्सेस हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उसके बाद फिर हुआ था दिल्ली में एक केस हुआ था, मैं नाम बोल रहा हूँ अभी, कोई बात नहीं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोग के लिए भी। हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ में क्या हुआ था कि एक राइट टू स्पीडी ट्रायल जो है, राइट टू स्पीडी ट्रायल वो एक अरेस्टेड पर्सन का क्या फंडामेंटल राइट है, और इस इंसान का ट्रायल नहीं हुआ था बहुत दिनों से। तो एक एडवोकेट थी दिल्ली बेस्ड, कपिला हिंगोरानी, कपिला हिंगोर रानी, इसका भी नाम पूछ लेता, यही थी जो पीआईएल इसके बिहाफ पे पीआईएल फाइल कर दी थी। उसके बाद फिर जस्ट एचआर खन्ना को फिर एक इंसान ने जेल से ही लेटर लिखा था ना, उसको टॉर्चर किया था, परेशान किया था, तो उस लेटर के बेसिस पे ही क्या लिया था, एक्शन ले लिया था सुप्रीम कोर्ट के जज ने, उसको एचआर खन्ना साहब को लिखा गया था। तो ये एक बेसिकली बैकग्राउंड सीरीज ऑफ इवेंट्स हुआ था, उसके बाद जाके पीएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये कॉन्सेप्ट क्या हुआ वजूद में आया। इसका मतलब सिंपल है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लोगों के हित में जो होगा उसके लिए कोई लिटिगेशन जो हम डाल देते हैं। तो उमूमन ये होता है कि कोर्ट में इंसान कौन जाएगा, दो पार्टी जाएगी जिसके बीच में झगड़ा है, लेकिन यहाँ पे तीसरा पार्टी भी कोर्ट को अप्रोच कर सकती है अगर वो मुद्दा जो है पब्लिक इंटरेस्ट का हुआ है ना, पब्लिक नेचर का, यानी कि वो सबके लिए अहम अहम है, सबके लिए। ओके, ये है इसका। क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में बात करें। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज अनेबल टू ऑनर इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन और मेक पेमेंट टू इट्स क्रेडिटर्स, इट हैज ऑप्शन प्रोफाइल। दिवालिया निकल जाना, ये बैंकरप्सी है। बैंकरप्सी और लिक्विडेशन, ये इसमें थोड़ा सा फर्क समझ लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। बैंकरप्सी जो है आपका बेसिकली एक लीगल प्रोसीजर है, ये है ना, लीगली होता है। ओके, लीगली। और लिक्विडेशन क्या होता है, अगर कोई कंपनी है जो अपने क्या कहते हैं, जिससे उधार लिया था उसका उधार चुकाने के लिए खुद की कंपनी को बेच रही है, कंपनी के एसेट्स को बेच रही है, कंपनी के शेयर्स को बेच रही है, ताकि वो क्या कर सके, अपने क्रेडिटर्स को पैसा वापस दे सके। ओके, तो वो है लिक्विडेशन, यानी कि इसमें भी कंपनी क्या कहते हैं, लीगल इंस्टीट्यूशन का इंटरफेयर नहीं हुआ है। और बैंकरप्सी में क्या होता है कि ये कोर्ट ड्राइवन प्रोसेस है, बस इतना ही फर्क है। ओके, इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। Brenda Hale was shown in the first female president in Supreme Court in, अच्छा, अब ये ऐसा पूछा गया है सवाल कि बरेंद्र हाले जो है वो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट थी, कहाँ की, वो यूनाइटेड किंगडम में थी। ये स्ट्रेटेजी के सवाल यूके से इसमें थोड़ा ट्रेस करके पूछता ना, क्योंकि हमारा जो लीगल सिस्टम बेस्ड है ना, लीगल सिस्टम इंडिया का जो बेस्ड है वो यूके की ही तर्ज पे लगभग मोटे मोटे तौर पर बेस्ड है। और आपको पता है कि यूनाइटेड किंगडम ने हम पे क्या किया है, हम इसके क्या थे, कॉलोनी थे। तो जाहिर सी बात है कि इसके बहुत सारे प्रोसीजर जिस तरीके से हमको इन्होंने रेगुलेट किया, बहुत सारे एज इट इज अभी भी चल रहा है, until and unless those systems are not contradictory to our constitution. Okay, ओके, तो चलो आते हैं यूएस। तो उससे रिलेटेड यूएसए का फर्स्ट सीजन है जोन जे है। फ्रांस का कोर्ट ऑफ कैजेशन होता है, हाईएस्ट कोर्ट है। हमारे यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट है, आप यूएसए में भी देखते हो कि सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, पाकिस्तान में भी आप देखते हो क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। ओके, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए क्या है, जॉर्ज वाशिंगटन, आपको व्हाइट हाउस, जॉर्ज वाशिंगटन क्या था, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। इंडिया का कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। चलिए इसी तर्ज पे जो ये करंट अफेयर का बेसिकली सवाल था और स्टैटिक पोर्शन मिक्स था, तो उसी तर्ज पे भी मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में हम कुछ देख लेते हैं। अभी रिसेंट में नेपाल बांग्लादेश में बहुत केस देखने को मिला है, पॉलिटिकल अपहीवल हुआ है। तो न्यू प्राइम मिनिस्टर जो है नेपाल का कौन बना है? जेनजी रिवॉल्यूशन के बाद कौन बना? बलेंद्र शाह, जो एक क्या है, रैपर है, बलेंद्र शाह, बैलेंस शाह रैपर है, ठीक है। वो अभी क्या बना है? नेपाल का नया प्रधानमंत्री बना है। अच्छा, ये जेनजी का पहला रिवॉल्यूशन था और पहला रिवॉल्यूशन के बाद ये बंदा बना है बैलेंद्र शाह, ओके। अगर पूछा जाए कि जेनजी का पहला रिवॉल्यूशन किस कंट्री में हुआ, तो आप नेपाल याद रखेंगे, ठीक है, नेपाल। जी हाँ, नेपाल, काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू, और इसका ये मेयर भी रहा था, ये रेपर काठमांडू का मेयर भी रह चुका है। जब रेपर और सिंगर की बात आते हैं तो थोड़ा सा और इससे रिलेट करते हुए एक चीज और याद रखिए कि व्लादिमीर जेलेंस्की, याद किया आपने कौन है ये? जी हाँ, जो अभी किस में है, वॉर पे है, किसके साथ? रसिया के साथ। ये यूक्रेन का है। यूक्रेन का क्या है? सॉरी, प्रेसिडेंट है। और रशिया का तो आपको पता ही है भाई, रशिया का पुतिन साहब है, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन, दोनों का नाम व्लादिमीर व्लादिमीर। तो ये जेलेंस्की साहब ना कॉमेडियन हुआ करता था, ठीक उसी तरह जो इंडिया में सर कपिल शर्मा है ना, ठीक उसी तरह ये अपने देश का कॉमेडियन हुआ करता था, और भी ये क्या बना हुआ? प्रेसिडेंट बना हुआ, ओके। अब बाकी व्लादिमीर पुतिन का नाम याद रखिए, और रशिया का क्या है? प्रेसिडेंट है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, जब यूक्रेन का नाम आता है तो यूक्रेन का नाम आएगा तो इसको गेहूं का कटोरा कहा जाता है ना, क्योंकि गेहूं की उपज जो है यहाँ बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजिक पर याद रखिएगा आप। 68 पे आता है, among the following which country suffered disintegration due to political fight on the basis of religious and ethnic identities। अभी कहता है कि रिलीजन और एथनिक यानी, ये करंट अफेयर का बेसिकली सवाल है, तो जिस ईयर में पूछा गया था उसका आंसर यूगोस्लाविया है। और इस अभी मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो बांग्लादेश वगैरह में बहुत ज्यादा क्या है अभी? पॉलिटिकल अपहीवल है, लेकिन अभी इंटरिम गवर्नमेंट बना दिया गया है किसके द्वारा? नोबल लोरेट मोहम्मद यूनुस। इसके बारे में सवाल कई बार एमी पूछा है, इसलिए मैं इसको ऐड किया हूँ। आपको पता है अभी पॉलिटिकल अपहीवल की वजह से शेख हसीना जो थी उसको क्या होना पड़ा? उसको अपने ही कंट्री से निकाल दिया गया, और वो भी हमारे भारत में शरण ली हुई थी, ठीक है। ओके, तो ये अभी इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो कौन चला रहा है? खान मोहम्मद यूनूस। ये क्या था? नोबल लॉरेट था, इनकी नोबेल प्राइज को मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ था? ये ग्रामीण बैंक का एस्टेब्लिशमेंट किया था, ये वर्ड याद रखिए, ग्रामीण बैंक, ओके। ग्रामीण बैंक का एस्टेब्लिशमेंट किया था 1983 में, जिसका काम ये था, इसमें कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड किया था। कोलेटरल फ्री क्या होता है भाई? आप चीज समझिए, जब भी आप बैंक के पास जाएंगे ना, आप सोचेंगे बैंक अगर आपको 5 लाख रुपए देगी तो आपके पास वो बोलेगी कुछ सिक्योरिटी रखिए मेरे पास, या तो जमीन के कागजात दे दीजिए या तो गहने दे दीजिए। तो आप जो चीज देते हैं ना सिक्योरिटी के तौर पे, तो वो उसको हम कोलेटरल बोलते हैं, ओके। तो आप जब बहुत बड़ा बड़ा लोन लेंगे तो आपको कोलेटरल दे रखना पड़ेगा। तो ये इन्होंने ना एक ऐसा ग्रामीण बैंक, यानी नाम से पता था ना, ग्राम, ग्राम तो हिंदी वर्ड है, ग्राम का मतलब विलेज होता है। तो ग्रामीण बैंक क्या किया कि बहुत छोटे छोटे बैंक स्टैब्लिश किए, और उसमें क्या किया, कॉन्सेप्ट कोलेटरल का नहीं रखा, तो इसकी वजह से इसको क्या मिला था? नोबेल। अच्छा, नोबेल पीस प्राइज और नोबेल प्राइज जब भी इसकी बात हुई, अरे यार, आप क्या करेंगे? सॉरी, आप क्या करेंगे इस बार जो 2025 में जिसको भी मिला है नोबेल प्राइज, तो आप वो सारी चीज करना है, रिवाइज करना है आपके करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, नोबेल प्राइज जब बात करेंगे तो फर्स्ट नोबेल प्राइज किसको मिला है हमारे इंडिया में? वो होता है रविंद्रनाथ टैगोर जी, जी बिल्कुल। तो जन गण मन लिखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। उसके बाद किसके लिए? एक गीतांजलि इन्होंने किताब लिखी थी, उसके लिए मिला इसको, ठीक है, 1913 के आसपास, if I am not wrong। आते क्वेश्चन नंबर 69 पे, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमन लॉयर टू बी डायरेक्टली प्रोमोटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन रहता है इसका, एमए का, ठीक है। फर्स्ट लॉयर, है ना, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट, सब फर्स्ट मुस्लिम सुप्रीम कोर्ट जज, फर्स्ट मुस्लिम लॉयर हु हैज बीन एलिवेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट जज, है ना, फर्स्ट मुस्लिम सीजीआई, ऐसे करके वो सवाल पूछेगा आपको ना। तो फर्स्ट वुमन लॉयर जो है वो डायरेक्टली कहाँ, सॉरी, फर्स्ट वुमन लॉयर जिसको डायरेक्टली, यानी कि एक दो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का दो आपको क्या कहते हैं ऑप्शन है इधर कि आप, एक तो रास्ता ये है, ये हो गया लॉयर्स का चेम्बर, ठीक है। एक ये मान लेते हैं हाई कोर्ट का चेम्बर है, हाई कोर्ट अलग अलग हाई कोर्ट है ना। तो आप हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं कुछ हैं, तो ये यहाँ से डायरेक्टली यहाँ जा सकते हैं, या फिर अगर लॉयर भी हैं या फिर एडवोकेसी भी कर रहे हैं तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ भी आप जा सकते हैं।
कुछ तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, अगर आप एडवोकेट हैं तो कम से कम आपको 5-10 साल की प्रैक्टिस होनी जरूरी है। ठीक है, ये कंडीशन है। ओके, तो इंदु मल्होत्रा साहिबा जो है वो क्या बनी थी, फर्स्ट वुमन लॉयर डायरेक्टली जिसको जज बना दिया। तो आओ इससे रिलेटेड कुछ पूछ लेते हैं, जो स्टैटिक का सवाल है और बहुत अच्छे से आप मेमोराइज कर लीजिएगा, ये मैं आपको नोट दे दिया। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत बार पूछा गया है, एच जे कान्या हीरालाल पिठानलाल कानिया। फर्स्ट वुमन जज, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वुमन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जे एम फातिमा भी फर्स्ट वुमन जज को ऐसे पूछ लेगा, या फिर फर्स्ट मुस्लिम भी पूछ सकता है आपको, ठीक है। फर्स्ट मुस्लिम जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी पूछ सकते हैं। फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वुमन अभी तक नहीं बना है कोई, लेकिन बीवी नागरत्ना जो है वो एक्सपेक्टेड टू बिकम सीजे इन 2000, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अब तक इंडियन लीगल हिस्ट्री में कोई भी सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई जो है वो वुमन नहीं बनी है अब तक, और बीवी नागरत्ना इज सेट टू बिकम सीजीआई इन 2027, तो इसको बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा आप। आते हैं फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, तो के जी बालाकृष्णन का नाम आता है। फर्स्ट दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्हीं का नाम आता है। फर्स्ट सीजे जज फ्रॉम शेड्यूल ट्राइब, अभी तक कोई नहीं बना है। फर्स्ट मुस्लिम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ गया एम हिदायतुल्लाह, ठीक है, एम हिदायतुल्लाह। अच्छा, एम हिदायतुल्लाह, एक बात और याद रखिएगा कि ये सीजीआई सर्व्ड एज एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी सर्व किया। अच्छा, ये कैसे कर लिया, आपको पता है जब प्रेसिडेंट का पोस्ट वैकेंट होता है तो एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बन जाता है, वीपी बन जाता है। अगर वीपी भी ना रहे तो कौन बनता है, वो बनता है सीजीआई। अगर सीजी भी ना रहे, सीजीआई भी ना रहे तो कौन बनता है, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनता है। ओके, तो आप सोचिए कि उसके उसके टाइम पे प्रेसिडेंट पोस्ट खाली था, वाइस प्रेसिडेंट का भी खाली था, तो सीजी हिदायतुल्लाह साहब क्या बने, एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने थे, ठीक है। फर्स्ट वुमन डायरेक्टली एलिवेटेड टू सुप्रीम कोर्ट बार, सुप्रीम कोर्ट बार होता है, उसका हेड होता है, ठीक है। अभी आई थिंक कपिल सिब्बल साहब है, या देखना पड़ेगा, या आप लोग देख लीजिएगा, आपके लिए होमवर्क है। ओके, तो जो फर्स्ट में तो ये सवाल ही वही था, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज अगेंस्ट हुम इम्पीचमेंट इनिशिएट, इम्पीचमेंट के बारे में आपको पता है, इम्पीचमेंट रिमूवल ऑफ जजेस जो कि बात करता है आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 प्लस जजेस इंक्वायरी एक्ट, आपको ये याद नहीं रखना है, इसको ये आर्टिकल याद रखते हैं, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। अच्छा, इम्पीचमेंट करने का दो ग्राउंड है आपके पास, एक तो है इनकैपेसिटी, दो ही है, इनकैपेसिटी यानी कि वो काम नहीं कर पा रहा, अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा, और है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ये दो ग्राउंड है, इसके बिना पे आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, उसको हटाने के लिए। आप हटा नहीं सकते, आप हटाने के लिए क्या करो, इम्पीचमेंट मोशन लाओगे, कहाँ पे, पार्लियामेंट में, इधर हाउस, अब जो जिस हाउस पे लाओगे, अगर आप राज्यसभा में ला रहे हो तो उसमें कम से कम 50 मेंबर का सिग्नेचर चाहिए, और अगर लोकसभा में ला रहे हो तो कम से कम 100 मेंबर का सिग्नेचर चाहिए। ओके, गॉट इट, ओके, ठीक है। तो वी रामास्वामी, ये नाम भूलिएगा मत, वी रामास्वामी के अगेंस्ट सबसे पहली मरतबा लाया गया था, इसके अगेंस्ट बहुत स्टेब्लिश भी हो गया था कि कैसे जो है ये इन्होंने ये गिल्टी पाया गया था बेसिकली फाइनेंशियल फ्रॉड वगैरह के रिगार्डिंग, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने उस वक्त वोट देना से इनकार कर लिया था, क्योंकि आपको पता है रिमूवल के लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी का रिक्वायरमेंट है, 2/3 ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये रिक्वायरमेंट है, प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो ये बच गया था एकदम। और दूसरी जो जज है वो है सौमित्रा सेन, इसका भी नाम याद रखिएगा, सौमित्रा सेन, जिसके घर में इम्पीचमेंट मोशन लाया गया था। ओके, फर्स्ट वुमन जज ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया अन्ना चांदे, तो याद रख लीजिएगा। ओके, स्टैटिक जी का पार्ट है, जब आप इस क्वेश्चन को रिवाइज करो तो एक सरसरी निगाह इसमें भी डाल लीजिए, ताकि आपको एक ज़हन में बैठा रहे। ओके, या अगर नहीं इसमें से दो तीन फैक्ट भी याद रहेगा तो आप जो है क्या कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर पाएंगे, फिर जाकर के क्वेश्चन को हो सकता है आप अच्छे से एड्रेस करके। ओके, आज ये है क्वेश्चन नंबर 71, इन इंडिया द टर्म ऑफ द ऑफिस, टर्म वगैरह से सवाल पूछते हैं कई मरतबा। गवर्नर का टर्म कितना तक होता है, 5 ईयर्स तक होता है, गुड। और ये टर्मिनोलॉजी से मैंने कुछ एक उसके हवाले से वो ऐड कर दिया है लिस्ट। प्रेसिडेंट का टेन्योर 5 साल, मैक्सिमम एज का कोई निवेदन नहीं, लेकिन मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 35 ईयर्स होना चाहिए टू बिकम, टू फाइट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, ओके, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जब बात करें, अच्छा फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थी भाई, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, राजेंद्र प्रसाद, आपको ये पता होगा, राजेंद्र प्रसाद साहब थे। अच्छा, ये तो वो हो गए। अब फर्स्ट वुमन कौन थी, वो प्रतिभा देवी सिंह पटेल। और अभी कौन है 50th,
ये याद रखिए, 15th याद रखिए। 15 कौन है? DPM द्रौपदी मुर्मू साहब। ओके ओके। वाइस प्रेसिडेंट पे आते हैं। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन था भाई? इसकी याद में हम लोग क्या मनाते हैं? टीचर्स डे मनाते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ये पहले, इससे पहले क्या हुआ करते थे? BHU के वाइस चांसलर हुआ करते थे। ओके, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। अच्छा, फर्स्ट अब आते हैं मुस्लिम। मुस्लिम कौन है? जाकिर हुसैन। ठीक, जाकिर हुसैन को ये ऑलरेडी प्रेसिडेंट है जो कि ऑफिस में क्या करते मर गए थे। ठीक है, ऑफिस में मर गए थे। ठीक है, उसके बाद क्या मुस्लिम वाइस प्रेसिडेंट बनी है अब तक? ये सवाल मैं आप लोग के लिए होमवर्क छोड़ता हूँ। क्या मुस्लिम, होमवर्क, मुस्लिम, फिर मुस्लिम ने वुमन कर दी है, वुमन वाइस प्रेसिडेंट अब तक बनी है कोई? बताइएगा इसका आंसर। और अच्छा, अभी जो है हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट, ये भी राधा कृष्ण, CP राधा कृष्णन है। CP राधा कृष्णन। ये जो है उस स्टेट से आते हैं जिस स्टेट को इस बार के परेड में क्या मिला है? बेस्ट तबलीग का अवार्ड मिला है, यानी कि तबलीग का अवार्ड जीता इस बार के 77th रिपब्लिक डे परेड में। ठीक है, उस स्टेट से आते हैं, उस स्टेट का गवर्नर था बेसिकली। तो ये आपके लिए क्लू छोड़ा मैं, कौन था ढूंढना आपका काम है। प्राइम मिनिस्टर, अरे भाई इसके बारे में तो पता है सबको। नो फिक्स टर्म, ये क्या कहिए? नो फिक्स टर्म ये नहीं होगा। फिक्स टर्म होता है भाई, प्राइम मिनिस्टर जो है 5 साल के लिए ही चुना जाता है, फिर उसको फिर दोबारा से ये करना पड़ता है, मतलब इलेक्शन होकर के कॉन्फिडेंस में आके वो सरकार बना सकती है, फिर कंटिन्यू कर सकता है। CGI का टिल रिटायरमेंट, इसका कोई वो नहीं है। रिटायरमेंट कब होता है? 65 ईयर्स। अच्छा, ये याद रखेंगे आप लोग कि सुप्रीम कोर्ट का जितने भी ऑफिशियल्स हैं, और सुप्रीम कोर्ट का और फिर हाई कोर्ट का, ये लोग 65 में होते हैं, और हाई कोर्ट का 62 में होता है। बहुत ये कंफ्यूजिंग है और पूछता है। और ये अगर UPSC का भी अगर बात कर लें कि IAS वगैरह कब ये होते हैं, और स्टेट लेवल पे SPSC के लेवल पे जो SDM वगैरह हैं वो लोग भी 62 में हो जाते हैं, और ये लोग 65 में। रीजन इसका रहता है कि सेंटर पे काम करने के लिए मोर मोर रीजनड लोग चाहिए, मोर सीजनड लोग चाहिए। तो इसी वजह से क्या करते हैं कि इसका डेट जो है रिटायरमेंट का 65 रखा है, इसका 62 है। ठीक है, ये बस इतना है। अगर आपको कुछ याद नहीं आया तो इतना याद कर लीजिएगा, सेंटर का मामला है या स्टेट का मामला है। ओके, इतना से भी आप फर्क कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज का वही रिटायरमेंट 65 ईयर्स तक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी ज्ञानेश कुमार साहब अभी जो है फिलहाल पे इसमें सबसे बेस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर T शेषन साहब। उसका जमाना जो है ना, उसका एक कोटेशन था, आई ईट पॉलिटिशियन इन माई ब्रेकफास्ट। ओके, चलो आपके लिए एक सवाल मैं ये छोड़ता हूँ कि फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे? फर्स्ट चीफ इलेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये होमवर्क है आपके लिए। ओके, ये 6 साल के होते हैं, जाहिर सी बात है यार। जो बूढ़ी इलेक्शन करवाएगी, जो 5 साल के इलेक्शन करवाएगी, उसका ड्यूरेशन थोड़ा सा इससे ज़्यादा नहीं होगा तो कंडक्ट कैसे करवाएगी भाई? जाहिर सी बात है। ये 6 साल है और 65 ईयर दोनों है। अच्छा, ये 6 ईयर और 65 ईयर्स कैसे आ गया? विच वन इज अर्लियर? मैं एग्जाम्पल समझा देता हूँ आपको। अगर कोई बंदा है 2024 में इलेक्ट हुआ है, CEC बना है। ओके, CEC बना है, लेकिन 2024 में CEC बना है तो कायदे से क्या होगा? 6 साल रहेगा ये, +6 ईयर, तो यानी कि 2030 तक इसका टर्म है। ओके, कायदे से 6 साल, अगर एज वगैरह ठीक ठाक है। लेकिन 2024 में जब ये बना था, इसकी उम्र की 62 की उम्र में ये बना। तो क्योंकि आपको 65 में रिटायर हो जाना है, तो आपके पास तो 3 साल ही हुए बस। यहाँ से 2024 और 3 साल और 2027, तो आपको 2027 में ही रिटायर हो जाना पड़ेगा। आप 2030 तक नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आपका 65 ईयर्स कंप्लीट हो गया। अगर कोई बंदा मानते हैं एट द सेम टाइम कोई बंदा 55 की उम्र में बन गया है, तो जाहिर सी बात है अपना पूरा टर्म कंप्लीट करेगा। +6 ईयर तो कितना हो जाएगा? आप जाकर 61 ईयर्स ही होगा, तब भी इसके पास रिटायरमेंट से पहले पहले तो ये अपना पूरा का पूरा टर्म कंप्लीट कर पाएगा। ओके, गॉट इट? ओके, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है ऑफ इंडिया। ये यूनियन जो है, केंद्र सरकार इसे क्या करती है? लीगल एडवाइस लेती है, और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट भी करती है। इसको फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। पहला होमवर्क दूं आपको, पहला AGI कौन है? चलो बता देता हूँ, MC सेटलवाड है। इतने सारे होमवर्क भी ठीक बात नहीं। ओके, MC सेटलवाड। अच्छा, तो अभी का वाला होमवर्क दे दो आप। अभी कौन है? अभी है R वेंकटरमणी है, ये याद रहना चाहिए। ठीक, आर्टिकल AGI के बारे में कौन सा आर्टिकल 76 बात करता है, ये पूछा गया है
और ये भी पूछा गया, ये भी पूछा गया, ये भी पूछा गया, तो आप अच्छे से याद करना। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, जब जब तक प्रेसिडेंट चाहिए तब तक रह सकता है, इसका एक नो लिमिट है। अच्छा, जब ये एजीआई है तो इसका मतलब ये है कि प्राइवेट प्रैक्टिस इसको बार कर दिया जाएगा, नहीं, ऐसा कोई कंडीशंस नहीं है। ओके। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो होता है वो टिल रिटायरमेंट तक वो बन सकता है, बता दिया आपको बाइफर्केशन। ठीक है, कि चाहे वो सेंटर का कोई भी ऑफिसर हो, या फिर यूनियन का जुडिशियल ऑफिसर हो, या फिर स्टेट का जुडिशियल ऑफिसर हो, वो 65 वर्सेस 62 चलता है। ठीक है, 62 इतना फर्क हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, द टोटल नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज, एक करंट अफेयर का सवाल है, जिस साल इसे पूछा गया था उस साल का आंसर आई थिंक 31 होगा। ओके, लेकिन अभी क्या है, अभी 2026 में करंट स्ट्रेंथ क्या है। इस तरीके का सवाल इस तरीके का सवाल जो है आपको दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो ये है कि एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग, यहाँ पे इंक्लूडिंग का है, इंक्लूडिंग इसका सीजीआई का। तो अभी करंट स्ट्रेंथ है 33 प्लस सीजीआई, यानी सीजीआई हमेशा एक ही होता है, तो अभी कितना हो गया, ये 34 अभी करंट स्ट्रेंथ है टिल नाउ। ओके, तो आप इसे याद रखें। और जब ये क्वेश्चन जब भी आप रिवाइज कर रहे हो पीवाईक्यू, तो आपके जहन में ये बात आनी जरूरी है कि शुरुआत में क्या रही होगी स्ट्रेंथ। शुरुआत में जो है वो 8 टोटल नंबर ऑफ जजेस थे सुप्रीम कोर्ट में, इंक्लूडिंग सीजीआई, यानी कि 7 जजेस थे प्लस एक सीजीआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। और उसके बाद और अगर बात करें रिवीजन की, तो ये डेट आपके जहन में आनी चाहिए कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, केम इंटू फोर्स, कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन फोर्स में आया। लेकिन एडॉप्ट कब किया हमने कॉन्स्टिट्यूशन का, 26 नवंबर 1949। आपको दो वर्ड मिलेगा, एक होता है एडॉप्ट और एक आएगा इनएक्ट, है ना, ये दो वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है। वी हैव एडॉप्टेड एंड इनएक्टेड। आप जब प्रीएम्बल देखेंगे तो उसके लास्ट में लिखा हुआ रहेगा, दिस 26th day of November 1949 वी गिव दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू आवरसेल्फ। जो प्रियम्बल है वो बेसिकली क्या था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था जिसे जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा और किस विद इन क्या ऑब्जेक्टिव लेके वो फ्रेम करेगा, उसके रिगार्डिंग। खैर अब इसमें आते हैं हम लोग। अच्छा, केम इनटू फोर्स आता है, तो जब भी बोले कॉन्स्टिट्यूशन कब फोर्स में आया या फिर एनफोर्स हुआ, एक ये भी होता है एनफोर्स, एनफोर्स कब हुआ, यानी कि कानूनी तौर पर उसे लागू कब किया गया, तो वो 26 जनवरी 1950, जिसे आप रिपब्लिक डे के याद में मनाते हैं। रिपब्लिक डे की जब भी बात आएगी तो आप एक चीज़ और याद करेंगे कि रिपब्लिक डे के परेड में हमेशा क्या होता है कि झंडा जो है वो हमेशा प्रेसिडेंट फहराती हैं, और अब क्या कहते हैं 15 अगस्त 1947 को प्राइम मिनिस्टर फहराती हैं। और इसमें क्या होगा, तबल्यू निकलता है, तबल्यू बोलते हैं झांकी, हिंदी में बोलते हैं इसे झांकी। तो इस बार का जो तबल्यू मिला है वो कौन से स्टेट को मिला है, आप जवाब देंगे। मैं शॉर्ट फॉर्म उसका लिख दे रहा हूँ। खैर अब आते हैं वापस से इसमें। और जब इस क्वेश्चन को जब आप फिर से रिवाइज करें तो और दो चार चीज़ें और आपके जहन में आनी चाहिए। केम इंटू फोर्स, ओके, तो 26 नवंबर को जो है 1949 को हम क्या कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे, ये बात याद रहनी चाहिए आपको, कॉन्स्टिट्यूशन डे पूछता है और पूछा गया है। उसके बाद एक इनॉग्रेशन से रिलेटेड पूछ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन कब हुआ, तो ये डेट आप याद रखेंगे, 28 जनवरी 1950। 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ। ओके, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स होगा तो सुप्रीम कोर्ट की जरूरत तो पड़ेगी ना। तो सुप्रीम कोर्ट जो इंस्टीट्यूशन है उसको कब इनोग्रेट किया गया, तो 2 दिन बाद, 26 28 को किया गया। ठीक है, 28 जनवरी, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब भी सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो आर्टिकल 124 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आर्टिकल 124 में क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, जो कि यूनियन जुडिशरी के नाम से हेडिंग आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएगा। अच्छा, आर्टिकल 124 सब प्लस 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये बताता है कि रिमूवल ऑफ जजेस, जज का रिमूवल कैसे होगा, वो सारी बातें आर्टिकल 124 सब प्लस 4 बताता है। इतना डीप में नहीं जाएंगे, बस इतनी बात आपको ख्याल रखना है अपना सा। ओके, अब आगे चलते हैं। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में। द एज फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ वोटर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इससे दो चार सवाल और बनते हैं। एज आपको पता है अभी 18 ईयर्स है, लेकिन ये जो है 18 ईयर्स हमारा जो है 1988 के बाद से हुआ, शुरुआत में जो था वो था 21 ईयर्स। ओके, लेकिन उससे भी शुरुआत में जो था, जब गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 के तहत हम लोग गवर्न किए जा रहे थे, उस वक्त जो है सबको वोट देने का अधिकार नहीं था, बस कुछ ही चुनिंदा लोगों को, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में थे, ये जो जमींदार थे, उन लोगों को वोट देने का राइट था, लेकिन सबको नहीं था। लेकिन आज की दौर की बात हम करें तो अभी सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है।
तो आते हैं सवाल पे। पहले कितना साल हुआ करता था? 21 साल हुआ करता था। इसे चेंज कब किया गया? 18 साल को। तो जाहिर सी बात है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के तहत 21 साल से घटा के क्या कर दिया? 18 साल का। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ख्याल रखेंगे। और जब इस क्वेश्चन को आप रिवाइज करेंगे तो यूनिवर्सल अडल्ट अडल्ट फ्रेंचाइज आपको जहन में आना चाहिए। तो ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो कॉन्सेप्ट किया है, कई दफ़ा पूछा जाता है कि कौन से कंट्री से जाती है, ये न्यूजीलैंड। या फिर ये भी पूछा जाता है कि वुमेन्स को जो राइट दिया गया है, वुमेन को जो वोटिंग राइट सबसे पहले किस कंट्री में दिया गया, ये न्यूजीलैंड ही है। ठीक, यहाँ से दो सवाल। अच्छा, एक बात और, राइट टू वोट, राइट टू वोट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, ये स्टैच्यूटरी राइट है। अब स्टैच्यूटरी क्या होता है? यानी कि राइट टू वोट के बारे में संविधान में नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन हाँ कोई एक कानून है, पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950, 1951, ये सारे में। तो जो यानी कि स्टैच्यूट से कहते हैं, जो पार्लियामेंट जो कानून बनाती है, हमसे स्टैच्यूट्स कहते हैं। उस कानून में आपको ये अधिकार दे दिया गया कि आपके पास वोट देने का अधिकार है। ओके, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज अंडर कॉन्स्टिट्यूशन? ये कई मरतबा ये पूछा हुआ सवाल है, हर मरतबा पूछा जाता है। इससे मतलब तीन चार तरीके का सवाल पूछा जाता है इसी टॉपिक से, लैंग्वेजेस के बेस में। आपको पता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनिशियली जो डिवाइडेड था, 8 शेड्यूल में डिवाइडेड था। ठीक है, 395 आर्टिकल्स थे और पार्ट्स कितने थे? 22 पार्ट। ये भी पूछा जाता है कि कितने पार्ट थे, क्या थे ये शुरुआत में। लेकिन आज के डेट में अगर देखा जाए, आज के डेट में मेरे 448 आर्टिकल्स हैं, 49 थे, लेकिन आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद क्या कहते हैं, 448 बचा है। अच्छा, अभी शेड्यूल जो आज के डेट में बढ़ के 12 हो गए हैं। ये पार्ट्स जो हैं ये हमारे पास 25 हो गए हैं। ठीक है, तो ये कई दफ़ा पार्ट से सवाल पूछा जाता है कि कौन सा पार्ट कब जोड़ा गया। ठीक है, कुछ कुछ पार्ट इंपॉर्टेंट, इमरजेंसी प्रोविजन पार्ट कौन से में है? पार्ट 18 में आपको मिल जाएगा, इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में बात करता है। ठीक है, 8 शेड्यूल जो है वो अभी मतलब 12 है, तो इसका मतलब है 4 और जोड़ा गया है। तो वो 4 जो है आपको पूछ देगा, जो 9th शेड्यूल किस चीज़ से रिलेटेड है, 10th शेड्यूल किस चीज़ से रिलेटेड है, 11th किसे है, 12th किसे है। तो आपको पता होना चाहिए, 9th लैंड रिफॉर्म, 10th जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है, 11th शेड्यूल जो है वो पंचायती राज के बारे में बात करता है, 12th जो है वो म्यूनसिपल की बात करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आप वो रिवाइज करेंगे, जब भी ये क्वेश्चन देखे तो वो सारी चीज़ें आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पीवाई का हेल्प लेते हुए हम कैसे रिवाइज करते हैं एग्जाम के लास्ट टाइम में, ये चीज़ें आपको सिखाना है बस। तो आते हैं इस पे क्वेश्चन पे। तो हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है, इसका मतलब 22 है, ये बिल्कुल जानते हैं। लेकिन यहाँ कई दफ़ा सवाल ऐसे पूछता है कि कौन से शेड्यूल में मेंशन है, कौन से शेड्यूल में मेंशन है। तो 7th शेड्यूल में ये चीज़ मेंशन है। और 8th शेड्यूल में क्या है भाई? सॉरी सॉरी सॉरी, वेट वेट, हाँ। आते हैं वापस से। हाँ, तो यहाँ से सवाल जो पूछा जाता है वो 7th शेड्यूल और 8th शेड्यूल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 7th में जो है हमें किसके बारे में पता पड़ता है? हमें लिस्ट के बारे में पता है, 3 लिस्ट जो है। ठीक है, और 8th में लैंग्वेजेस के बारे में 22 लैंग्वेज। तो यहाँ से भी सवाल आता है 7th शेड्यूल से, यानी शेड्यूल आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि पहले स्कूल में क्या बात कर रहा है। तो शेड्यूल आपको एकदम बिल्कुल टच होना चाहिए, लो वाले का स्पेसिफिकली कह रहा हूँ। और जनरल बी ए बी एल एल बी वाले का ये 7th और 8th और बाकी जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बी ए और बी एफ एल वालों के लिए भी। ठीक? तो 7th शेड्यूल में तो आपको पता है स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। और 8th शेड्यूल में क्या है आपका? लैंग्वेजेस के बारे में 22। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट सवाल और निकल के आता है, क्या हिंदी, क्या हमारा जो देश है हिंदुस्तान, उसका कोई नेशनल लैंग्वेज? इस तरह आपने नेशनल बर्ड सुना होगा, नेशनल ट्री सुना होगा, ठीक है, नेशनल फ्लावर सुना होगा। तो क्या नेशनल लैंग्वेज है? तो इसका जवाब है नहीं। ठीक है, अभी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हाँ, ऑफिशियल लैंग्वेज है 22। ठीक है। अच्छा, हिंदी जो है वो हमारा क्या होगा? ऑफिशियल लैंग्वेज होगा अलॉन्ग विद द देवनागरी स्क्रिप्ट, वो आर्टिकल 343 में बात करता है। ठीक है, और इंग्लिश जो होगा उसको 15 साल के लिए, आई थिंक आर्टिकल 345, आर्टिकल इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, इंग्लिश को 15 साल के लिए क्या किया गया? ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया उसको, ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए
मतलब कार्यरत कर दिया गया और प्रेसिडेंट को ये पावर दे दिया गया कि आप वो टाइम टू टाइम जिस तरह चाह रहे हैं वो उस तरह से रेगुलेट कर सकते हैं कि क्या चीज़ें ऑफिशियल लैंग्वेज में एडॉप्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है। ओके, लेकिन आपके पास ये रिलेवेंट चीज़ें ये है कि जब भी आप इस क्वेश्चन को रिवाइज करें तो आपके पास शेड्यूल 8 शेड्यूल को जरूर रिकॉल करें, शेड्यूल 7 को जरूर रिकॉल करें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये मैं सारी जो है आपके हेल्प के लिए इसे ऐड कर दिया हूँ। फर्स्ट स्केड्यूल में क्या, नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनिटेड, सेकंड में क्या, सैलरीज एंड, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। थर्ड, फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन, ये लो वाले के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक, जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है, प्रेसिडेंट हो गया, एजीआई हो गया, सीएजी हो गया, ये सारी चीज़ों में ओथ और अफर्मेशन कैसे दिलाया जाएगा वो सारी बातें इसमें इस शेड्यूल में लिखी हुई है। ये इंपॉर्टेंट है। फोर्थ स्टेट अलोकेशन ऑफ राज्यसभा, आपको पता है कि राज्यसभा के जो मेंबर्स का जो इलेक्शन होता है हमने किस तरीके से होगा, वो जो कॉन्सेप्ट लिया है हमने कहाँ से लिया, साउथ अफ्रीका से लिया है। ठीक, साउथ अफ्रीका से। और एक चीज़ लिया, अमेंडमेंट प्रोसीजर हमने लिया है आर्टिकल 368 के तहत, जहाँ पे संविधान में हम संशोधन करते हैं। ओके, फिफ्थ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। सेवन्थ शेड्यूल जो है ये आपका यूनियन स्टेट इन कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन कर दिया। एट में रिकॉग्नाइज लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज है। तो थोड़ा एक सरसरी निगाह पे आप लैंग्वेज को भी देख लिया करेंगे ना, कौन सा कई कई दफा ऐसा होता है कि दो चार लैंग्वेज दे देते हैं, एक उसमें से ओड वन आउट होता है जो कि उन 22 में से नहीं होता है। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है जो है रिकॉग्नाइज लैंग्वेज नहीं है अंडर शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको वहाँ पे ट्रैक कर सकता है। तो आप वो थोड़ा लैंग्वेज जब भी पढ़ें, आपको मनोहर पांडे या फिर और जो भी किताब आप रेफर कर रहे हैं गाइड वगैरह में मिल जाएगा। ठीक है, ये बातें मैंने बता दी आपको। आर्टिकल 343, हिंदी एंड इंग्लिश क्या होगा, ऑफिशियल लैंग्वेज होगा यूनियन पे, और स्टेट स्टेट जिस तरह चाहें वो लोग भी अडोप्ट कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज को। ठीक है, या तो रीजनल लैंग्वेज, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, मतलब वो टोटली जो पावर दे दिया गया स्टेट गवर्नमेंट पे दे दिया गया। नो नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया टिल डेट, आज तक के दौर में कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 345 स्टेट के बारे में बात करते मैंने बता दिया। ये आर्टिकल थोड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आर्टिकल आपका ये 343 ये डायरेक्टली पूछता है। अच्छा, नाइन्थ शेड्यूल पे आते हैं। नाइन्थ शेड्यूल जो है वो बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। एक तो सवाल ऐसे पूछ लेता है कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ नहीं, पहला संविधान में जब संशोधन किया तो पहले संविधान में नाइन्थ शेड्यूल को जोड़ा। ठीक है, किसको जोड़ा, हाँ, लॉज इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, कुछ लॉज बना दिए थे सरकार ने, वो कह रहा है कि नहीं इसको जो है जुडिशियल रिव्यू से ये बाहर रहेगा। ठीक है, लोन रिफॉर्म के रिगार्डिंग जो है वो उन्होंने लॉज बनाए थे, लेकिन फिर उसी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें। टेंथ शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंटी डिफेक्शन प्रोविजन, एंटी डिफेक्शन लॉ लगाता है। आपको पता है कि कोई अगर एक मेंबर है जो किसी पार्टी के नाम पे कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन जीत गया है, उसके बाद जीतने के फौरन बाद अगर क्या करता है वो पार्टी छोड़ देता है, तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है ना, कि उन्हें इसमें क्या हो रहा है कि वो डिफेक्ट कर रहा है, मतलब एक फायदा ले रहा है उसके बाद डिफेक्ट हो रहा है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ बेसिकली जो है, एक सवाल इसे पूछता है कि कौन लगाता है, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा, की जाहिर सी बात है जो लोग इलेक्टेड रहते हैं, चुने हुए रहते हैं, उसी पे एंटी डिफेक्शन लो लेता है, बाकी पे नहीं। यानी कि ये सोनली किसके लिए, एमपीज, एमएलए, एमएलसी और इन सारे लोगों के लिए है ना, ये पार्टी विप के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। ठीक, कि मेंशन करते। टेंथ इंपॉर्टेंट है, हाँ, इसको पूछता है कि कब जोड़ा गया एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो, कब, आई थिंक 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 को जोड़ा गया है। ठीक है, ये भी पूछ लेता है डायरेक्टली, आप इसे याद रखें। 11th पावर ऑफ पंचायत, मैंने आपको बताया कि पावर दिया गया उसकी आपको। 73rd अमेंडमेंट एक्ट, ये भी याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके तहत इसको ऐड किया गया। और जो आप सिस्टम देखते हैं ना, मुखिया, क्या कहते हैं, समिति, सरपंच, वो सारा कॉन्सेप्ट इसी के यहाँ से है, यानी कि लोकल गवर्नेंस को प्रमोट करना था। बेसिकली आपको डीपीएसपी में मिल जाता है कि पंचायती राज सिस्टम को इस्टेब्लिश करना है ना, तो उसी तर्ज पे ये काम हुआ है। ठीक है, तो आते हैं ट्वेल्थ लास्ट जो है, पावर्स ऑफ म्यूनसिपैलिटीज। आप शहरों में देखेंगे जिस तरह गाँव में क्या है, पंचायत सिस्टम, उस तरह शहरों में म्यूनसिपैलिटीज का सिस्टम, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। और एक क्वेश्चन देता हूँ, मेहता कमेटी का क्या रिलेवेंस है इसके साथ, मेहता कमेटी का क्या रिलेवेंस है। ठीक है, 73rd 74th के साथ, ये जो है इसको 74th अमेंडमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया है। ठीक, आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 74 बात करता है, अ पर्सन कैन रिमेन अ मिनिस्टर इन द यूनियन कैबिनेट विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ, ये पॉलिटी आपने पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, वो 6 महीने के लिए ही रह सकता है। अभी रिसेंट एग्जांपल आप नीतीश कुमार साहब को दे सकते हैं कि उन्होंने क्या कहते हैं, एमएलसी से रिजाइन तो दे दिया, लेकिन अभी वो सीएम ही बने हुए हैं, यानी कि अब उसके पास टाइम है कि वो 6 महीने तक बना रह सकता है। ओके, मेंशन कर दिया बिहार सीएम नीतीश कुमार। और एक रिकॉर्ड इन्होंने काम किया कि सबसे ज़्यादा
क्या कहते हैं पॉलिटिकल लीडर के हैसियत से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम इन्होंने ओथ लिया, इनकी 10th टाइम सीएम के इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है और वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड भी बनाया है, 2 रिकॉर्ड इन्होंने कायम करी है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम पीरियड, अच्छा तो यहाँ इससे रिलेटेड मैं ऐड कर दिया हूँ कि जब टाइम लिमिट की बात आती है तो एक टाइम लिमिट आपको और याद रहना पड़ता है कि मनी बिल को राज्यसभा कितने दिनों तक क्या कर सकती है, हॉल्ट में रख सकती है, यानी कि रोक सकती है। अगर 14 डेज से ज़्यादा करेगा तो उसको समझा जाएगा डीम्ड टू बी पास, मतलब ऑटोमेटिकली आप दो या नहीं दो, क्योंकि मनी मनी बिल का से रिगार्डिंग जो इसमें है आर्टिकल 109 में एक्सक्लूसिव पावर जो एक्सरसाइज करता है वो लोकसभा करता है। और एक सवाल पूछता है कि मनी बिल जो है इंट्रोड्यूस कहाँ कर सकते हैं, कौन से हाउस में कर सकते हैं, और सिर्फ आप लोकसभा में कर सकते हैं, इसका आंसर ये है, ठीक है। अब कौन सा बिल मनी बिल होगा या कौन सा बिल मनी बिल नहीं होगा ये डिसाइड कौन करता है, स्पीकर करता है, ये भी बात आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो बात, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, हु अमंग्स द फॉलोइंग डिस्चार्जेस द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ओके। कौन करता है, ये जाहिर सी बात है भाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेगा। यहाँ आपको मैं क्रोनोलॉजी बता देता हूँ, ये आपका क्या प्रेसिडेंट है, उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट है, उसके बाद सीजीआई है, ठीक है, उसके बाद सीनियर मोस्ट, ये क्रोनोलॉजी में चलेगा सीनियर मोस्ट, ठीक है। अगर ये नहीं रहा तो ये करेगा, ये भी नहीं रहा किसी वजह से वैकेंट हो जाता है, सीट या डेथ हो जाता है, ठीक है, ये भी नहीं रहा तो ये करेगा, ठीक है। प्रेसिडेंट का पोस्ट अगर को खाली रहता है यानी कि ये डेट हो गया तो ये करेगा, ये भी खत्म हो गया तो ये भी अगर मौजूद नहीं है तो ये करेगा, और अगर ये पीसीजीआई का पोस्ट भी अगर खाली नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो लीड करेगा। तो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे जस्टिस हिदायतुल्लाह क्या था सीजीआई थे, तब उन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे काम किया आई थिंक, और डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन 1967 के आसपास का होगा आई थिंक, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आते हैं, थोड़ा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। ये क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है, ठीक है, और एडवाइस करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने कितने कौन कौन लोगों को अपॉइंट करेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बहुत, इसी के अंदर आपका कैबिनेट मिनिस्टर आ जाए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बहुत पावरफुल होता है, ठीक है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्राइम मिनिस्टर क्या है, एक हेड है, ठीक है। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है क्या करने के लिए एस्टैब्लिश है, टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बता दिया कि इसका सिलेक्शन जो होता है वो कॉलेजियम सिस्टम से होता है, लेकिन उससे पहले 2014 में जो है नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या कहते हैं, बीजेपी की सरकार ने क्या किया था, एनजेक लाया था, है ना। एनजेक बोलते हैं, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, यानी कि जुडिशरी का अपॉइंटमेंट आप लोग नहीं करोगे, हम लोग तय करेंगे। इस पर कौन कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, तो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, लॉ मिनिस्टर होगा, होम मिनिस्टर होगा, और दो एमिनेंट कौन होगा, जूरिस्ट होगा, या दो एमिनेंट पर्सनालिटीज होगा, जो कि कौन सिलेक्शन डिसाइड कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, और एक लॉ मिनिस्टर आई थिंक होम मिनिस्टर है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो डिसाइड करेंगे। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने देखा एनजेक जो है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो सेपरेशन ऑफ पावर है ना वो बेसिक स्ट्रक्चर है। सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए ये सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ है, और सेपरेशन ऑफ पावर बेसिक स्ट्रक्चर, इसलिए आप एनजेक नहीं ला सकते। तो अभी भी जो हमारे इंडिया में जो प्रिवेल कर रहा है कि जजेस को किस तरह चुना जा रहा है, तो वो कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू से चुना जाता है। कॉलेजियम सिस्टम जो है सुप्रीम कोर्ट को 5 लोगों का होता है, जो जितने जो सीनियर मोस्ट 5 जजेस होते हैं वो क्या कहते हैं, वो सिलेक्ट करते हैं कि कौन होगा अगला सीजीआई, ओके। ओके आगे चलते हैं। स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास कुछ पावर है, आपको पता है कि ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसका होता है, लोकसभा का होता है, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। ये डिसाइड करता है कि कौन सा बिल मनी बिल है और कौन सा बिल मनी बिल नहीं है। और ये एंटी डिफेक्शन लॉ को एक्सरसाइज करता है, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ को एक्सरसाइज करता है। ये वही है जो अगर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है या फिर रिमूवल ऑफ जजेस है, उसको उसका मोशन को एक्सेप्ट करना है या एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर एक्सेप्ट करता है तो कमेटी वगैरह फॉर्म किया जाता है। ये सारे का सारा पावर इसको है, यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो लोकसभा के हाउस को क्या करती है, रेगुलेट करती है, चलाती है, ठीक है। कैबिनेट सेक्रेटरी इतना रिलेवेंट नहीं है, इसको छोड़े। द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया वाज, अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वही है जो जिसकी जिम्मेदारी में ये थी कि आप क्या बनाएंगे, इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, वो थी, ठीक है। तो आपका एक इंपॉर्टेंट सवाल ये हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इस्टेब्लिश कब किया गया, डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, 9 दिसंबर 1946, ठीक है। और कौन सा जो मिशन है, कौन सा मिशन के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, और उसमें कितने लोग थे। एक तो आपका कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है, कैबिनेट मिशन, उसमें एवी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथरिंज और क्रिप्स तीनों थे, ठीक है। आते हैं वापस सवाल पे।
डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर, ये चारों नाम बहुत अहम है और चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे। ठीक है। आपको पता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, तो जिसके हेड कौन थे? बी आर अम्बेडकर साहब थे। ठीक है। अच्छा, उसके साथ और कौन मेंबर है ड्राफ्टिंग कमेटी? जो अगस्त 29 1947 यानी कि आज़ादी के 14 दिन बाद ये कमेटी बैठाई गई थी। ओके। कंसिडर्ड 7 मेंबर थे शुरुआत में, जिसको उस 7 मेंबर्स को लीड कौन करे थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। उसमें अल्लादी कृष्ण अय्यर, मैं इसलिए ये नाम इसलिए आपको रिवाइज करने के लिए एडवाइस करूंगा क्योंकि कई दफ़ा इस सवाल में पूछ देता है कि इनमें से कौन जो है ड्राफ्टिंग कमेटी में नहीं थे या थे। इस तरह सवाल पूछा तो बस आप नाम थोड़ा सा ऐसे रिवाइज कर लेना है ना। अल्लादी कृष्णा, स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक, के एम मुंशी, मोहम्मद सदाउल्लाह, बी एल मित्तर, ये फिर शायद बीमार वगैरह पड़ गए थे। फिर एन माधव राव आए थे, फिर डी पी खैतान, इनकी भी तबीयत वगैरह खराब हो गई थी, फिर ये आए थे। ठीक है। तो ये सारा ओरिजिनल नेम आपको क्या करना है, याद रखना है। ओके, गॉट इट। ठीक। और अलॉन्ग विथ बी आर अम्बेडकर मिला के अब 7 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में जानते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्या है थे, ये मैं ऐड कर दिया हूँ। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और ऑल्सो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी थे इंडिया के। और एक सवाल और पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा वाइस प्रेसिडेंट है या प्रेसिडेंट है जो कि ऑफिस में ही मरा है? तो ऑफिस में, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, ये इतनी बात से बस पूछ लेता है। तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन है। ठीक है। फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बात करें तो ये BHU के क्या थे? VC भी रह चुके थे। उसके बाद फिर क्या कहते हैं इसको, प्रेसिडेंट बनाया गया था, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। उसी तरह फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट की याद में हम क्या मनाते हैं? क्या कहते हैं, सॉरी, टीचर्स डे मनाते हैं, यानी कि 5 सितंबर को, मैंने मेंशन कर दिया है, टीचर्स डे मनाते हैं। उसी तरह फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जो है अबुल कलाम आजाद के याद में 11 नवंबर को क्या मनाते हैं? एजुकेशन डे मनाते हैं। ठीक है, एजुकेशन डे। इसको दोनों फैक्ट को याद रखिएगा। ठीक। फर्स्ट VP जो पहला वाइस प्रेसिडेंट हिंदुस्तान के हुए, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बहुत काबिल आदमी थे। ठीक है। ऑप्शन में सी पे आते हैं। April 14 मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी डॉक्टर, ये पूरा नाम जो है ना, भीमराव रामजी अम्बेडकर, ये याद रखेंगे। अभी कुछ दिन में इसी मंथ, अप्रैल का महीना चल रहा है, इस अप्रैल के महीने में 14 अप्रैल को इनकी जो जयंती है वो मनाया जाता है हर साल। ठीक है। 14 अप्रैल 1891 को, ये लॉ वाले के लोग बिल्कुल याद रखना है क्योंकि ये फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी थे। ठीक है। 1891, सॉरी 14 अप्रैल 1891 को उनका क्या हुआ, जन्म हुआ था। और डेथ एनिवर्सरी को हम लोग क्या, महापरिनिर्वाण दिवस के नाम पे मनाते हैं, दिसंबर से। ये दोनों चीज़ें याद रहनी चाहिए, दोनों डे को मनाया जाता है। ठीक है। अम्बेडकर जयंती भी मनाया जाता है, वो 14 अप्रैल, ये अभी कुछ दिन बाद आने वाला है। और जिस दिन इनका डेथ हुआ था, ये December 16 हुआ था। इसकी एक किताब है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसकी ही किताब, आप इस किताब को याद रखेंगे। ठीक है। और ये जो है बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे। ठीक है, यानी कि बुद्धिज़्म धर्म को इन्होंने बाद में अपना लिया था। ठीक है। आगे चलते हैं। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन, ये मैं अभी आपको ऊपर बताया, जो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड 26 नवंबर 1949 डिड नॉट इंक्लूड द टर्म्स, ये तो खैर ये इन्फॉर्मेशन दे दिया है जो आपको बता, प्रीएम्बल में लास्ट में देखेंगे। तो दिस 26 नवंबर ऑफ 1949 हेयर बाय वी गिव आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये बातें लिखी हुई है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ कहता है कि जो प्रीएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया था कब, 26 नवंबर 1949 को, उसमें क्या नहीं है, यानी कि कौन सा वर्ड नहीं है? तो ऐसी बात है कि लॉ वाले के जितने भी या नॉन लॉ वाले भी जितने भी हैं, BA BFL वाले, उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रीएम्बल को आप जरूर देखें। प्रीएम्बल से एक दो सवाल हर साल आता है। ठीक है। तो आते हैं, प्रीएम्बल शुरू कौन से इससे होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजोल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना, इस तरह करके। तो आप 10 बार रिवाइज करेंगे, वो तो बहुत जहन में आ जाएगा। अब होता क्या कि वो सीक्वेंस पूछ लेता है कभी, है ना, 3 तरीके से है। एक पहला सवाल तो ये पूछता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स है वो कहाँ से है? तो आपका जवाब होना चाहिए सर प्रियम्बल, प्रियम्बल से है। तो प्रियम्बल में कहाँ से? प्रियम्बल से जो पहला आप हेडिंग में देखते हैं ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वहां से है। लोगों से ही तो सोर्स मिला है, लोगों से कॉन्स्टिट्यूशन है ना। ओके, वो हो गया। अब एक सवाल और पूछा जाता है, सोशलिस्ट सेक्युलर और इंटीग्रिटी, क्योंकि ये जो है ना बाद में जोड़ा गया, ये जोड़ा गया आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, जब इंदिरा आयरन लेडी की सरकार थी।
आयरन लेडी मैं जानता हूँ आप किसको कह रहे हैं, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, कि बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। ठीक है, तो अब आते हैं सीक्वेंस पे, है ना। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाए, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी बहुत लास्ट में मिलेगा आपको ना, फ्रेटर्निटी वाले कॉलम में। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a socialist, secular एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सोशलिस्ट और सेकुलर ये दोनों वर्ड बाद में जोड़ा गया। हालांकि सेकुलर के जो एडवोकेट्स वगैरह ज्यादा लोगों को ये कहता है कि सेकुलर जो वर्ड है ये बाद में इंसर्ट किया गया, अलग बात है, लेकिन इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। जैसे आर्टिकल 14 हो गया, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 हो गया, ये क्या सारी बातें तो सेकुलरिज्म की बातें ही करता है। बस हमने इसको एक क्या दिया, एक जगह दिया है अपने प्रियम्बल में। और वन मोर थिंग, कि प्रियम्बल क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, विदाउट विच यू कैन नॉट एज्यूम योर कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या कहते हैं प्रियम्बल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर भी है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब सिंपल में समझिए ढांचा, जिसके जिसके अगर ना होने पर कॉन्स्टिट्यूशन को वजूद नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट पहले नहीं था, ये 1973 में आया है केशवानंदा भारती के, मैं अभी ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, जो कि 7:6 का रेशियो से जजमेंट आया था, और अब तक का हिस्ट्री में सबसे लंबा बेंच। ओके, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ये हो गया आपका वो। ठीक है, तो आई वुड अगेन एडवाइस कि प्रियम्बल को आप बहुत अच्छा से अच्छा, जितनी मरतबा बहुत बारीकी से रिवाइज करें, बहुत बारीकी से रट जाना है। ठीक है, वहाँ सवाल आएंगे। अच्छा, प्रियम्बल से एक चीज़ और, सॉरी भूल गया बताना आपको। एक ये जितने भी आइडियल्स है ना, एक तो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन और रशियन रिवॉल्यूशन। दो रिवॉल्यूशन का नाम आता है कि कहाँ कहाँ से थे। रशियन रिवॉल्यूशन है कि रसिया से लिया गया, और फ्रेंच ये जो आप देखते हैं ना, क्या कहते हैं, जस्टिस का कॉन्सेप्ट जो लिया गया प्रियम्बल में, आप देखेंगे जस्टिस इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, पॉलिटी, सोशल, है ना, तो वो रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया। फ्रेंच में जो आप लिबर्टी देखते हैं, इंटीग्रिटी देखते हैं, फ्रेटर्निटी देखते हैं, ये जितने भी आइडियल्स हैं, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड है, जो कि क्या हुआ था 1879 में हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ओके, ये इतना फ्रेंच रिवॉल्यूशन डेट भी याद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 78 आते हैं क्वेश्चन नंबर पे। द काउंसिल ऑफ स्टेट इज प्रिसाइडेड ओवर बाय, काउंसिल ऑफ स्टेट किसको कहते हैं, ये राज्यसभा की बात कर रहा है। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, अच्छा ये काउंसिल ऑफ स्टेट यहाँ पे तीनों जो कंटेंट दिया है इन्होंने, ये दिया है यूनियन का। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स आपका हो सकता था एमएलसी होगा, किसके केस में, स्टेट के केस में। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो बेसिकली काउंसिल ऑफ स्टेट्स या फिर पार्लियामेंट के जो बारे में बात करता है, वो आर्टिकल 79 से बात शुरू होती है, उसके बाद 80 81 में कंपोजिशन वगैरह बारे में बताता है। ये तो फिर आपने क्लास में पढ़ लिया होगा, अभी हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस क्वेश्चन के थ्रू से जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो रिवाइज करें। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स को हम क्या कहते हैं, राज्यसभा भी बोल देते हैं, या फिर परमानेंट हाउस भी कह देते हैं। परमानेंट हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि जो है इसका मेंबर, कितना मेंबर ये होते हैं, 1/3 मेंबर हर 2 साल में क्या होता है, रिटायर होता है। ये हाउस कभी डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, और इसका टेन्योर जो है वो 6 साल के लिए होता है। द काउंसिल ऑफ स्टेट इज प्रिसाइड, तो उसको कौन प्रिसाइड करता है, यानी कि उसको कौन चलाता है, आप सिंपल में समझ लो मॉनिटर कौन है उस हाउस का। ठीक, तो वाइस प्रेसिडेंट है। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट है, तो इसको कई दफा ऐसे पूछता, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ये वर्ड आता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ लोकसभा, ए सॉरी राज्यसभा। ओके, तो आपका ये एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या है, बाय द वर्च्यू ऑफ, जो भी वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट में रहेगा वो ऑटोमेटिकली है कि क्या रहेगा, वो राज्यसभा का खुद ब खुद चेयरमैन बन जाएगा। ओके, अभी वाइस प्रेसिडेंट कौन है भाई, अभी जगदीप धनखड़ जी को रिप्लेस करके बना है, प्लस सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधा, अरे सॉरी, हाँ राधा कृष्णन, सीपी राधा कृष्ण या राम कृष्ण, सीपी राधा कृष्णन ही है, सीपी राधा कृष्णन। ठीक है, और इससे पहले जो है ये गवर्नर थे कहाँ का, महाराष्ट्र का। ये सवाल पूछता है कई दफा। इसी तरह आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ, द्रौपदी मुर्मू जो है वो प्रेसिडेंट बनने से पहले कहाँ की गवर्नर थी। ठीक, तो प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, ये हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वाइस प्रेसिडेंट तो वो हो गया उसका सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा, सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन डिफेंस फोर्स इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्स इज कौन है, यानी कि सबसे ज्यादा पावर जो है किसके पास है, कमांडिंग से रिलेटेड, यानी कि बहुत आसान अल्फाज में आप ये समझो, किस कंट्री के साथ हम वार लड़ना है, किस कंट्री के साथ हमें नहीं लड़ना है, तो वो डिसाइड कौन करता है,
हमेशा प्रेसिडेंट डिसाइड करती है, ठीक है। अच्छा मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ तुम्हें, ये प्रेसिडेंट है, इसके नीचे कौन है, डिफेंस मिनिस्टर है, ओके, इसके नीचे कौन है, सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस सॉरी। इसके नीचे जो है ये अलग अलग आर्मी के ऑफिसर हैं, आपको पता है ना, ये आर्मी हो गया, नेवी हो गया, और और क्या रहेगा, आर्मी नेवी और एयर, ठीक है, ठीक, ये तीन हमारे विंग है ना। ये क्या है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इसी तो बोलते हैं हम लोग। आपका होमवर्क ये है कि इसका अभी हेड कौन है, इसका हेड कौन है, इसका हेड कौन है, इन तीनों का नाम ये कर लीजिए। अब यहाँ से मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजी का कुछ बता देता हूँ। पहला सीडीएस, ये पूछा था कि पहला सीडीएस जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये लोग क्या है, डिफेंस डिफेंस का स्टाफ ही तो है, ये पूरे आर्मी का हेड है। इसके नीचे जितना भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना, ये सारे हैं, इसके नीचे भी सारे हैं, इसके नीचे भी सारे हैं। तो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो बने थे वो थे कौन, बिपिन रावत, मैं लिख देता हूँ इधर, बिपिन रावत, जिसकी मौत हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गई थी। और अभी कौन है, अभी जो है आपका अनिल चौहान होंगे, अनिल चौहान, ये नाम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा, फिर डिफेंस मिनिस्टर अभी कौन है, आपको पता है ये है राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह साहब है, ठीक। प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू, डीपीएम, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू साहिबा है, ठीक है। तो देख रहे हो, अब आपको पता है कि पाकिस्तान की तरह हमारे मुल्क में अभी तक तख्ता पलट नहीं हुआ है, जहाँ पर क्या कर रही हो, जनरल मुशर्रफ की तरह किसी जो टॉप सेना है मिलिट्री का, वो गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया हो, ऐसा कभी नहीं देखा। क्यों, ये हायरार्की की वजह से, ये बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि पावर कंसिडर का प्रेसिडेंट के पास है ना, ठीक है। ओके, इतना अच्छा, एक इम्पोर्टेंट ये लीजिए, जो हायरार्की ऑफ क्या कहते हैं, जो आर्मी में हायरार्की होता है ना, लेफ्टिनेंट, कर्नल, कर्नल का स्पेलिंग कभी पूछ लेता है, ये हायरार्की आप रिवाइज कर लेंगे मनोहर पांडे में, आई थिंक ये चीज़ होगा, ठीक है। जब आप इस क्वेश्चन को रिवाइज करें तो ये चीज़ जरूर करें, ठीक है। द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन डिफेंस, तो सुप्रीम कमांडर पता चल गया कि कौन है, प्रेसिडेंट साहिबा है, तो कौन होगा, द प्रेसिडेंट, ओके। उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर तो खैर कैबिनेट का पार्ट है, तो बेसिकली कैबिनेट में जितने लोग रहते हैं वही रिकमेंड करता है कि वो क्योंकि सुप्रीम आर्म कमांडर ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्स, आपको जरूरत कभी तो लड़ाई वगैरह करनी है, तो वो तो सारा का सारा पावर जो कंसेंट्रेट प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है, तो ये याद रखना, सुप्रीम पूछा है, ठीक है। अच्छा, अब जब इसकी बात आती है क्या कहते हैं द्रौपदी मुर्मू की, तो वो अभी 50th है, 50th प्रेसिडेंट है। आप एक बात और याद रखेंगे, जो अभी हमारा जो लोकसभा चल रहा है वो 80th लोकसभा चल रहा है, ठीक है, एनडीए की सरकार जिसको आप कहते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। तो ये 15 चला, लेकिन जो हमारा प्रेसिडेंट साहिबा है वो 18th है, ठीक है। और सेकंड वुमन भी है, ये भी सवाल पूछा, हु इज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो द्रौपदी मुर्मू का नाम है। हु इज द फर्स्ट एससी एसटी कम्युनिटी से रखने वाले या फिर फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट, इसी का नाम आएगा, द्रौपदी मुर्मू का। लेकिन सेकंड वुमन कह रहे हैं तो इसका मतलब फर्स्ट वुमन कोई ना कोई रह चुका है प्रेसिडेंट, वो कौन है, प्रतिभा देवी सिंह पटेल, प्रतिभा देवी सिंह पटेल, आप ये याद रख लेंगे। अच्छा, ये मैं आपको खैर पीछे होमवर्क दे चुका है, ये आपका आंसर मिल गया कि जो क्या कहते हैं द्रौपदी मुर्मू साहिबा जो थी, वो प्रेसिडेंट बनने से पहले क्या थी, गवर्नर थी, कहाँ का, झारखंड का। ठीक उसी तर्ज पे आपको मैं क्वेश्चन दिया, सीपी राधाकृष्णन जो है अभी वाइस प्रेसिडेंट बना हुआ है, तो उससे पहले वो कहाँ का गवर्नर था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और मैं और एक क्लू छोड़ता हूँ आपके लिए, उससे पहले वो जिस स्टेट का गवर्नर था, वो स्टेट इस साल क्या जीती है, डब्ल्यू जीती है, जो 26 जनवरी 2026 का जो परेड हुआ था, उसमें वो डब्ल्यू भी जीती है, मतलब जीता है वो स्टेट, ओके। इतना क्लू दे दिया मैं आपको। फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर कौन था, सरदार बलदेव सिंह, ये इसको याद कर लीजिए। और अभी कौन है, राजनाथ सिंह, मैं बता चुका आपको, ओके। आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा कैन नॉट बी मोर देन, ये कैप लगा दिया है, बेसिकली कैवेट लगा दिया है कि भाई टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा किससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ये 550, ओके, ये स्ट्रेंथ है। अच्छा, जब इस लोकसभा की बात आ जाएगी तो जाहिर सी बात है राज्यसभा का कैपेसिटी कितना है, अरे ये कौन सा कैपेसिटी, ये डेटा जो है वो गलत है,
ये डेटा गलत नहीं है, बेसिकली ये लोकसभा नहीं, ये राज्यसभा के लिए, हाँ आप ये कर राज्यसभा के लिए। ओके, मैक्सिमम कैपेसिटी 250 है। करंट स्ट्रेंथ 245 है, आपको पता है। कंपोजिशन रहता है 233 इलेक्टेड, उसके बाद 12 क्या रहता है नॉमिनेटेड। कितने हो गए 245। अच्छा, ये जो नॉमिनेटेड रहते हैं ये आपको आर्टिकल आई थिंक 18 सब क्लोज 3 होगा। आर्टिकल इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। ये लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस में जो स्पेशल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज लगते हैं उसको दिया जाता है। एक एग्जांपल है आपका, जैसे आपको क्या कहते हैं सचिन तेंदुलकर को मिला हुआ है ना, वो नॉमिनेटेड है। आपका क्या कहते हैं पीटी उषा जो है वो राज्यसभा की में ये है, तो उसको भी इसी कैटेगरी की, इसको जो 12 लोगों को नॉमिनेट करता है वो कौन करता है, प्रेसिडेंट। अच्छा, एक सवाल और भी पूछा जाता है कि क्या ये 12 जो नॉमिनेटेड लोग हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है? नहीं कर सकता, क्योंकि इसको प्रेसिडेंट चुना जाएगा तभी तो ये 12 लोगों का वजूद होगा राज्यसभा में, और ना उससे पहले कैसे कर सकता है? सिंपल सा है। ठीक। अच्छा, क्या इसी तरह करके कुछ लोकसभा में अपॉइंटमेंट होते हैं क्या प्रेसिडेंट के थ्रू? हाँ, पहले हुआ करता था। दो एंग्लो इंडियन मेंबर्स का सीट रिजर्व था, लेकिन उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के थ्रू से क्या कर दिया, खत्म कर दिया, खारिज कर दिया गया। ओके। आपको पता है राज्यसभा का टर्म 6 साल के लिए होता है। 1/3 मेंबर्स क्या होता है, हर साल रिटायर होता है, तो इसलिए हम इसे परमानेंट भी कहते हैं कि 1/3 ही रिटायर हो रहा, पूरा नहीं होता। अनलाइक कि लोकसभा में क्या होता है, आपने 5 साल आपका टर्म कंप्लीट हुआ, आपका पूरा का पूरा डिजोल्व होगा, फिर से नया इलेक्शन होगा, फिर नए लोग चुन के आएंगे। ओके। ओके। क्वेश्चन नंबर 81 बात करता है जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसके रिकमेंडेशन पे ये करता है? जाहिर सी बात है कॉलेजियम सिस्टम, कोलेजियम ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये कोलेजियम है ना, कलीग वर्ड से आया है। कलीग सुना ना, कलीग हम किसको बोलते हैं? कलीग आप उसको कहते हैं जो आपके साथ काम कर रहा है, उसको आप क्या बोलते हो, कलीग बोलते हो। ठीक है, ये फर्क है। तो जो जज आपस में काम कर रहे हैं, जो सीनियर मोस्ट कलीग हैं आपस में, जो 5 लोग होंगे है ना, 5 लोग क्या कर दिए वो, अब एक जाहिर सी बात है यही 5 लोग मौजूद हैं और सीनियर मोस्ट के बिना पे हो रहा है, तो ये 4 लोग जिसकी सीनियरिटी होगी उसको क्या बना देगा, आपस में सीजीआई बना देगा। ठीक, इसमें कोई सरकार का, प्राइम मिनिस्टर का कोई दखल अंदाजी नहीं, लोग क्या कहते हैं, और जितनी भी एक्सटर्नल बॉडीज है उसका कोई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई इंटरफेयर नहीं, गवर्नर का नहीं, प्रेसिडेंट का नहीं, बस ये लोग अपने आप में, ताकि क्या रहे, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा जाए, सो दैट द सेपरेशन ऑफ पावर कैन बी एंश्योर्ड। ओके। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर पहला कौन था, आपको तो पता है, बताने की क्या ही बात है। लेकिन हाँ, आपको ना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पहला कौन था, ये सवाल कभी कभी पूछ दिया जाता है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन? आई होप कि ये आंसर, इसका आंसर आपको आता हुआ। आते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजीआई। यहाँ से इसके बारे में पूछता है कि एजीआई जो है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, सबसे पहले समझ जाते हैं है क्या, और ये कौन से आर्टिकल में है। आर्टिकल 76 में आपको मिल जाएगा इसके बारे में। और इसके बारे में ये कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, ये बहुत है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है आपके यूनियन को। मैंने बताया जब भी कुछ होता है तो 2 पार्टी होगा, सरकार के खिलाफ भी आप केस कर सकते हो, क्योंकि फंडामेंटल आपको जो राइट दिया गया है पार्ट थर्ड में, वो किसके अगेंस्ट दिया गया है, आपको अगेंस्ट दिया गया है, सरकार के अगेंस्ट ही दिया जाएगा मोटे मोटे तौर पर। तो आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी ओपोनेंट पार्टी कौन होगी, गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट के क्या कहते हैं, गवर्नमेंट होगी। तो गवर्नमेंट जो होगी वो हो सकता है पुलिस हो, पुलिस गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है, या अदर कोई भी बॉडीज हो। तो यूनियन में सरकार के खिलाफ जब आप केस करते हो तो यूनियन के केस को जो दिखाता है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देखा, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। ये डायरेक्ट उठा के पूछ लेता है कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है, जो केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट करती है, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। इसके पास ये पावर रहता है कि ये हिंदुस्तान में किसी भी कोर्ट में जाकर के एक प्रोसीडिंग सुन सकता है, बैठ सकता है। ठीक है। ओके। अच्छा, ये तो सेंट्रल लेवल का हो रहा है। ठीक होता है, एडवोकेट जनरल होता है, एक एजीबी होता है एडवोकेट जनरल, वो क्या होगा, स्टेट लेवल का। तो स्टेट लेवल का सबसे हाईएस्ट, यानी कि राज्य सरकार का सरकारी वकील कौन हो गया, ये एडवोकेट जनरल। तो स्टेट का ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ये हो गया। ठीक है। और विद इन द स्टेट ये कहीं किसी भी कोर्ट में जाके सुन सकता है, प्रोसीडिंग्स अटेंड कर सकता है, इसको कोई रोक टोक नहीं है। ओके, मतलब इतना एक को पावर एंड प्रिविलेज मिला हुआ। लेकिन एजीआई से पूछता है कि कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 76, आप अच्छे से रिमेंबर कर लेना। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होता है। ठीक है। अच्छा, अभी एजीआई कौन है, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ। होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, आप करंट अफेयर में पूछ लिया जाए। ठीक है। अब पहला कौन था, पहला एजीआई कौन था? ठीक है। ये दो, मैं स्ट्रैटेजी का बस सवाल छोड़ा। 82 में आता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड ऑन, एडॉप्ट कब किया, एडॉप्ट वर्ड है, अभी मैं आपको पीछे पढ़ा, 27/9/49। 15 अगस्त आज़ादी, 26 रिपब्लिक, 27 इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। ओके।
इसमें कंफ्यूज इस सवाल को देने का मतलब ये है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब लोग समझेंगे कि 26, अक्सर बच्चे ये मार के आएंगे पता है ये, फिर आकर यार क्या गलती होगी। नहीं भाई, 26 नवंबर से रिलेटेड दो चीजें याद रखनी है आपको। 1940 प्रीएम्बल में साफ साफ तरीके से लिखा हुआ ये बात। एक, इसको कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया, दो वर्ड है उसमें, एडॉप्ट एंड इनएक्ट, ठीक है, ये दो वर्ड है। अच्छा, एक होता है एनफोर्स करना, लागू करना, ये है लागू करना, ये वर्ड दिख जाएगा आपको, लागू करना, यार केम इनटू एग्जिस्टेंस, केम इनटू फोर्स, ये वर्ड दिख जाएगा, ठीक है, ये अलग है, ये 26 जनवरी की बात कर रहा है। अच्छा, इस दिन को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी मनाते हैं। एक सवाल मैं आपको और छोड़ता हूँ, जैसे राइट टू वोट आपका क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं था, स्टेचुटरी राइट था। तो हम लोग वोटर्स डे कब मनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वोटर्स डे कब मनाते हैं, ये आपके लिए सवाल। और इस सवाल को जवाब देते अपने कॉपी में लिख लेंगे। द नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स हु कैन टेबल नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, सिंपल समझो, कॉन्फिडेंस साबित न कर पाए, ठीक है। तो जैसी बात, ये हमेशा ओपोनेंट पार्टी लाती है। एग्जाम्पल के तौर पे भी केंद्र में किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस की। कांग्रेस को ऐसा मालूम हो रहा है कि जो सरकार है ये कैपेबल नहीं है सरकार चलाए, और उसके पास मेजोरिटी भी नहीं है। जैसे मेजोरिटी कितना चाहिए, कितना मेजोरिटी चाहिए होता है, 50% +1 है ना। तो अपोजिशन पार्टी को लग रहा है कि नहीं, इसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है यहाँ रहने का, तो वो क्या करती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या करती है, लाती है। इसमें लाने का कंडीशन ये है कि आपको लगभग 50 मेंबर्स का क्या चाहिए, सिग्नेचर चाहिए। ये तो उसी से रिलेटेड सवाल है। द नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स हु कैन टेबल, उनकी जो ला सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आपको बता दिया था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज ये 50 राइट आंसर है इसका, ठीक है। अच्छा, जब ये नंबर ऑफ पीपल पे आते थे, एक चीज और, जजेस का रिमूवल और प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट। प्रेसिडेंट का इम्पीच आपको पता है आर्टिकल 61 के तहत होता है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। और जज का रिमूवल जो है वो आर्टिकल 124 सब +4 के तहत होता है। इसका क्या क्राइटेरिया है, दो ग्राउंड दे रखे हैं, इनकैपेसिटी और प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी और प्रूव्ड मिसबिहेवियर की बुनियाद पर आप क्या कर सकते हैं, जजेस का रिमूवल के लिए मोशन आप ला सकते हो। तो आपको ऐसे ही पूछा जाता है कि जजेस को कौन रिमूव करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए पार्लियामेंट, ठीक है। इंक्वायरी कमेटी बैठती है, जजेस इंक्वायरी एक 1968 में वो सारी बातें होता है, पूरा प्रोसीजर फॉलो होता है, तो आपको उतना नहीं जानना। जजेस का रिमूवल 124 सब +4, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे वो हाई कोर्ट का, और ईसीआई का जो भी रिमूवल है उसका भी प्रोसीजर यही है, ठीक है, 124 सब +4 में जो, और प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 के तहत। और सबका क्या स्पेशल मेजोरिटी चाहिए आपको, 2/3 चाहिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 क्या चाहिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग आपको चाहिए मेंबर, ओके। तो नो कॉन्फिडेंस के बारे में बात कर रहा था। तो ये जो अभी करंट गवर्नमेंट है, अगर उसके पास इतने लोग नहीं है जितना मेजोरिटी में बने रहने के लिए चाहिए, और ये कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाई हाउस में, तो उसको इमीडिएट में क्या करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट में जितने लोग हैं उसको क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, है ना, ठीक। उसके फिर सरकार डिसॉल्व हो जाएगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 बात करता है कि इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन, अच्छा, जाहिर सी बात है, इंडिया में लड़कियों के लिए जो रिजर्वेशन है, आरक्षित सीट है, किस में है यहाँ, लोकसभा या यूनियन कैबिनेट स्टेट, ये उस वक्त के साथ पंचायती राज बोर्ड तो ठीक है, लेकिन आज अभी करंट सिनेरियो में अगर देखा जाए तो लोकसभा में, और जितने भी अभी ये 166 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2023 हुआ है, इसको नारी शक्ति क्या है, अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम जानते हैं। 1/3 यानी कि एक तिहाई क्या होगा, अब लड़कियों के लिए सीट रिजर्व कर दिया जाएगा, एक तिहाई आप निकाल सकते हैं। ये सवाल आपको घुमा के पूछने से ये पूछे तो कितना सीट लड़कियों के लिए रिजर्व है, तो आप आराम से निकाल लेना, 550 का 1/3 जितना भी होगा, और इस तरह 1/3 कितना होगा, 250 का जितना भी होगा, ओके। तो अभी ये रिसेंट 2023 का ये 166 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ही ये लाया गया, रिजर्वेशन ऑफ वुमेन दिया गया, ठीक है। लेकिन इसके हिसाब से लोकल बॉडीज में पहले से ही ये है मौजूद है। तो जब पंचायती राज की बॉडीज की बात होगी तो आपको पता है कि कौन से अमेंडमेंट कौन से शेड्यूल में मेंशन है, तो आपको याद आना चाहिए 11th शेड्यूल में मेंशन है। कौन से अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था, ठीक। ये दो तीन चीजें आप रिवाइज करेंगे बोल बोल के। क्वेश्चन 95, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेज इज हेल्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि जब प्रेसिडेंट चाहेगी तब तक, ठीक है। ये वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर ऑफ स्टेट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चेयरमैन ऑफ यूसी, चीफ जस्टिस, ये सॉरी गवर्नर ऑफ स्टेट होता है, क्योंकि अपॉइंट कौन करता है। एक बात और कि अपॉइंटमेंट सवाल कर लेता है कि इसको कौन अपॉइंट करता है, इसको कौन अपॉइंट करता है, तो नॉर्मल इन जनरल आप याद रखेंगे कि जितने भी, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है आपका क्या है, एग्जीक्यूटिव हेड है, एग्जीक्यूटिव हेड, तो ये टॉप में है, तो जाहिर सी बात है एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में जितने भी पोस्ट आएंगे उसका सारा अपॉइंटमेंट कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव हेड ही तो करेगा, ठीक है।
तो गवर्नर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, सीजीआई हो गया, है ना। इन सब अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट की बात कर रहा हूँ, सिलेक्शन नहीं। सिलेक्शन एंड अपॉइंट देर आर टू डिफरेंट थिंग, ठीक है। सिलेक्शन करना कोई एक बॉडी सेलेक्ट करती है, लेकिन अपॉइंट क्या करती है? अपॉइंट का जो है वो प्रेसिडेंट करेगी, ठीक। तो प्रेसिडेंट इसलिए कहते हैं एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया, है ना। और क्या कहते हैं इसी तर्ज पे प्राइम मिनिस्टर को क्या कहते हैं? रियल हेड ऑफ इंडिया। ये हेड ऑफ गवर्नमेंट है, ये पूछ लेता है कभी। प्राइम मिनिस्टर जो है आपका हेड ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। और ये जो है हेड ऑफ ये एग्जीक्यूटिव हेड है, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वगैरह सबका कौन है? ये हेड ये है, ठीक। और गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट भी है क्या? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, सॉरी। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड तो ये नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नमेंट का पार्ट है, तो ये प्राइम मिनिस्टर हेड है इसका, आर्टिकल 74 के तहत। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई पता है भाई कैसे चुन के आता है, कॉलेजियम सिस्टम से चुन के आता है। लेकिन हाँ, अपॉइंटमेंट कौन करती है? प्रेसिडेंट ही करती है। और शपथ भी, ओथ वगैरह भी कौन दिलाती है? प्रेसिडेंट दिलाती है। और प्रेसिडेंट को कौन ओथ दिलाती है? वो सीजीआई दिलाती है। यानी कि ये लोग एक दूसरे को क्या करते हैं? तुम मुझे गुड़ खिलाओ, मैं तुम्हें खीर जो है, मतलब तुम मुझे गुड़ खिलाओ, मैं तुम्हें खीर खिलाता हूँ, ये वाली बात है। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी आपको पता है कि भाई यूपीएससी का चेयरमैन कौन? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा। और जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो वीसीज वगैरह हैं, सबको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। एनजीटी स्टैंड फॉर, ये है बेसिकली एक ट्राइब्यूनल। और ट्राइब्यूनल उसको कहते हैं जब कोर्ट के पास, आपको पता है, तकरीबन 94-96 हज़ार केसेस अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के पास, और अलग अलग कोर्ट्स में नंबर ऑफ केसेस आते हैं। बट जो कोर्ट है वो ट्राइब्यूनल का कॉन्सेप्ट देती है। ट्राइब्यूनल का मतलब कुछ कुछ स्पेसिफिक मैटर्स को एंटरटेन करने में या उस पर फैसला देने के लिए पावर को क्या किया? डेलीगेट किया जाता है कि हाँ हमने पावर दे दी। क्वासी जुडिशियल बॉडी होते हैं, ठीक है। ये जो ये है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, इसको ये वर्ड याद रहे, क्वासी जुडिशियल बॉडी, यानी कि पूरा पूरा जो है कोर्ट का प्रोसीजर फॉलो नहीं होता, बाकी इनके फैसले भी बाइंडिंग होंगे पार्टीज पर। जो फैसला सुनाएगा वो उस पर बाइंडिंग होगा, ठीक है। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इन्वायरमेंट वगैरह से रिलेटेड जितना भी है इशू, ये सारा मैटर देखती है कि इन्वायरमेंट में इंडस्ट्रीज का रूल्स वगैरह फॉर्म करना है, इन्वायरमेंट को मतलब जहाँ भी जरूरत लगे कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड लॉ बनाना है, ये या कुछ डिस्प्यूट्स है तो इस ट्राइब्यूनल में आप जा सकते हो, ओके। उसी तरह पे एनसीएलटी, एनक्लेट और एडीआर, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है इसका फुल फॉर्म। और नेशनल कंपनी लॉ, एनसीएलटी हो गया नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल हो गया, जो कि आर्टिकल आपका बाद में आया है, 223 ए पर है, 223 बी के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ओके, ठीक। क्वेश्चन नंबर 87, टू प्रमोट वुमेन्स राइट ग्लोबली विच कंट्री हैज लॉन्च इट फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी? बताओ, ये करंट अफेयर का सवाल है, सूडान के। जब वुमेन्स राइट्स की बात होती है, अभी रिसेंटली क्या हुआ है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया गया। आप इसको बहुत अच्छे से याद रखोगे, आप 8 मार्च को, ठीक है। कितना को है? ये 8 मार्च को है, ठीक है। और मैं आपको सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि थीम क्या है इस 8 मार्च का, और जो है बस इतना ही, ओके। मनसब इज द, ये क्वेश्चन पूछ दिया है किसी, अगर उर्दू अगर आपकी थोड़ी भी अच्छी है, हालांकि फारसी वर्ड होगा आई थिंक, तो वो आप कर ले जाएंगे रैंक, है ना। यूनिट ऑफ मेजरमेंट कुछ है, ऐसा यूनिट होता है ना सर, स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है कुछ के पता होना चाहिए, मीटर है। उसके बाद और क्या यार, याद है मुझे भी नहीं आ रही भी, और क्या है? लीप, अरे यार मीटर लीटर, खैर हटाओ इसे। यूनिट ऑफ मेजरमेंट कुछ थोड़ा देख लीजिएगा, जिस डिस्टेंस को किससे करते हैं, किलोमीटर को किलोमीटर में करते हैं। एक लाइट ईयर आपको पूछा जा सकता है कि लाइट ईयर क्या होता है, ठीक है। क्या होता है लाइट ईयर? डिस्टेंस को मापने का ये भी है, लेकिन स्पेस में, ओके। हु इज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र? इसके रिगार्डिंग में पिछला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब करवाए तो पूरा एक कंप्लीट लिस्ट दे दिया कि अर्थशास्त्र और बाकी जो एंशियंट बुक्स हैं जो बहुत ही प्रोमिनेंट हैं, उसके ऑथर्स का नाम याद रखना। अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक से बात, अर्थ, मासी, उर्दू में मासी आ रहा था ना, शास्त्र, हु इज द ऑथर अर्थशास्त्र? कौटिल्य, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, सिलेबस, अच्छा ये आंसर इसका कौटिल्य, ये इसको हम चाणक्य भी कहते हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में था। इसका स्टोरी ये है कि इसको जो है कौन सा एक राजा था, नाम मैं भूल रहा हूँ, तो उसको बेइज्जती करके भगा दिया था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने तो बहुत इसको बनाया, आपने इसको शिष्य बनाया। उसके बाद फिर जो है चलो कस निकट है मेगास्तीन से। चलो यार अभी बात कल अब कंटिन्यू करते हैं ना।